अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं सिटी एट 10, आपकी होस्ट के साथ मैं हूं सबा शेख। तो जनाब, सुबह का आगाज़ और आज है जुम्मे का दिन। जी हाँ, जुम्मे का दिन जो होता है ना, तो वो तो वैसे ही बड़ा मुबारक दिन होता है। और जैसे ही पूरे हफ्ते में जब ये जुम्मे का दिन आने वाला होता है ना, तो हम सब इसकी तैयारी भी करते हैं और एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, एक ज़बरदस्त सी हैप्पीनेस होती है। इतना अच्छा लगता है कि तमाम तर लोग जो है वो अपने कारोबार बंद करके रोक के जो है वो जुमे की नमाज़ को जाते हैं और एक दिन पहले से ही जो है ना वो सबको पता होता है कि जी कल जुमा है और वी हैव टू गो टू प्रे। तो जुमे की जो फीलिंग्स होती हैं वो डेफिनेटली अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं। और कहते हैं कि जुमे में एक घड़ी ऐसी होती है कि जब आप दुआ मांगते हैं तो ज़रूर कबूल होती है। तो अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए आज के दिन का आगाज़ अच्छी तरीके से कीजिए, अच्छी चीज़ों से कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे और हमारी टीम को भी याद रखिए। अच्छा जनाब, तो आज मैं सोच रही थी कि इंट्रो में आपको ऐसी क्या बात बताई जाए या आपके साथ ऐसी क्या बात शेयर की जाए जो आपके बहुत काम आए। और डेफिनेटली हम अपने इंट्रो में हमेशा इस तरह की बात करते हैं कि वो किसी ना किसी के लिए मैसेज होता है और किसी ना किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जहाँ पर हम यूथ की बात करते हैं, जहाँ पर हम फैमिलीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर हम रूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में, स्पेशली कराची में, क्योंकि हमारी सिटी जो है वो इतनी बड़ी है और अगर ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा मसला, जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके जहन में ये आता है कि कहाँ से जाना है, ट्रैफिक बड़ा जैम होगा। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि चिंची रक्षों में, मोटर बाइक्स के ऊपर इस तरह के जो बच्चे हैं जो कि 14-15 साल जिनकी उम्र होती है वो बाइक लेके जा रहे होते हैं। फिर रक्षे वाले जो हमने देखा कि चिंची रक्षे हों या नॉर्मल रक्षे हों, उसमें भी जो छोटे बच्चे हैं वो रक्षे चला रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि पेरेंट्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं वो मानते नहीं हैं और हमें उनको बाइक देनी पड़ती है। लेकिन लाइसेंस किस लिए होता है? लाइसेंस की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है? क्या आपने अपने बच्चों को ये बताया कि आपके पास लाइसेंस नहीं है? हाँ ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ये बात करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ये बात करती है कि जी हमारे घर में कोई नहीं है तो हमने जो है वो कोई चीज़ मंगाने के लिए बाइक पे बच्चे को भेज दिया। या बच्चे इतनी ज़िद करते हैं कि फिर वो बाहर जाके दोस्तों की बाइक्स चलाते हैं। तो आज का इंट्रो, आज की बात सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि कम उम्र में बिना लाइसेंस के बाइक चलाते हैं। तो अब सुनिए कि आप लोगों के साथ होने क्या जा रहा है। भाई, आप लोग अपने घर वालों की बात तो मानते नहीं हैं, आप लोग अपने बड़ों की बात भी नहीं मानते, लेकिन आपको अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बाइक पे जाना होता है क्योंकि आपको लगता है कि बस बाइक आपको मिल गई है तो आप दुनिया के सारे काम कर लेंगे। तो अब जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, जो इंतज़ामिया है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई कम उम्र बच्चा बाइक चलाता हुआ नज़र आया वो इसका चालान करेंगे और उसकी जो फ़ीस होगी वो लगभग होगी 1500 या फिर 1000 रुपये। उसके बाद वो आपके फ़ादर को बुलाएंगे, फिर वो आपके फ़ादर को बुला के या आपके पेरेंट्स को बुला के या जो भी आपके टेक केयर करने वाले लोग हैं उनको बुला के वो एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, राइट। और उस पर वो लिखेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम आप उनको बाइक चलाते हुए नज़र आए तो फिर जो भी आपके फ़ादर होंगे या जो भी आपके गार्जियन है या जो भी आपको टेक केयर करते हैं वो उनको वहाँ पर रोक लेंगे, फिर उनको भी आपके वजह से सज़ा मिलेगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स मुसीबत में आए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़रा से शौक़ की वजह से आपकी फ़ैमिली मुसीबत में आए? और अब कुछ बात उन ख़वातीन के लिए जो कि चिंची रक्षों में सफ़र करती हैं, रक्षों में जाती हैं और वो देखती हैं कि जो ड्राइवर है वो 18 साल से कम उम्र है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि भाई बच्चे जो हैं वो तो मानते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं, तो कम से कम आप चिंची रक्षों में जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये देख लें कि अगर कोई बच्चा वो चिंची रक्षा चला रहा है तो आप प्रोटेस्ट के तौर पर उसको खुद भी कहें और उसके साथ ट्रैवल ना करें। इस तरह से जो चिंची रक्षे में जो कम उम्र लड़के ये रक्षे चिंची चला रहे हैं वो कम से कम उनको ये एहसास होगा कि हाँ ठीक है, हमारी एज जो है वो इतनी नहीं है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो जो ख़वातीन है वो भी नहीं बैठ रही, जो आवाम है वो भी उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करी। इसलिए नहीं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ पे शक है, इसलिए कि रूल नहीं है। तो लाइसेंस की अहमियत को समझिए और लाइसेंस जो है अगर आपके पास हो उसके बाद आप फ़ौरन से जो है वो 18 ईयर्स के होंगे और उसके बाद आप बाइक ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और जो चाहें आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा ज़रा सा इंतज़ार। तो अपने घर वालों को मुसीबत से बचाने के लिए आप कम से कम अपना लाइसेंस बनने का वेट कीजिए और जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं ना वो जाके आप अपने दोस्तों के साथ
इन ड्राइव में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, अब तो ग्रीन लाइन है, तो ये तमाम तर चीज़ें ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब एक और चीज़ कि हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और जब मैं अपने शो का फॉर्मेट शेयर करती हूँ तो उससे पहले मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपके कोई भी सवालात हों, आपके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें, आपकी कोई भी कंप्लेन हो, तो आप हमें कॉल करें और ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी आवाज़ जो है वो हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। और हमारे जो शो के टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड जो हमारे गेस्ट होते हैं, आप उनके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज स्पेशली आपने कॉल करके हमें ये ज़रूर बताना है कि आपके घर में जो कम उम्र बाइकर्स हैं वो क्यों ज़िद करते हैं ये बाइक चलाने के लिए, और क्या वाकई आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को और जो अंडर एज लोग हैं उनको रोकने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आपने ये ना इंसिडेंट हमारे साथ आज फ़ोन करके शेयर कर दें, और दीगर चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं, तो हमारी लाइव लाइन जो है वो ऑन होती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कि थ्रू आउट ओवरऑल जो हम देखते हैं कि हम लोगों की जो न्यूज़ होती है या हम लोगों के यहाँ जो करंट स्टोरीज़ होती हैं उसके ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं, उसमें आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कल से ही हम बड़ा खुश थे कि चलें जी, शहर कराची में जहाँ पर हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम ट्रैफिक जैम की बात करते हैं, हम दीगर मसाइल की बात करते हैं, वहीं पर अब हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़्क़द की गई है और कल से जो है इसका आगाज़ हुआ। और YMC ग्राउंड में हमने देखा कि इसका आगाज़ किया गया, वहाँ पर CM सिंध थे, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब थे। तो ये जब ये इस तरह की तकरीबात होती हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव इमेज उभर के सामने आता है, और यूथ जो है वो भी यहाँ पर शिरकत करती है। जो हमारी ज़बान है, यानी हमारी जो उर्दू ज़बान है, उसकी अहमियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा उजागर होती है। तो जनाब, आपने ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलना है और रूल्स को फॉलो करना है, लाइसेंस की अहमियत को भी जानना है, और साथ साथ सिटी एट 10 भी देखना है, क्योंकि सिटी एट 10 में हम आपको बताते हैं कि सब्ज़ी लेने जाने से पहले आप यहाँ पे कमिश्नर कराची के रेट चेक कर लीजिए, और हम आपको ये भी बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। न सिर्फ ये बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, बल्कि आपको आने वाले अलर्ट्स के हवाले से भी अपडेट करते हैं। तो सिटी एट 10 में वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें और आपको मिलवाएंगे गेस्ट से, और साथ साथ आज जो ख़वातीन की जो इज़्ज़त और एहतराम है, ख़वातीन का जो मुकाम है, उसके ऊपर भी हमारे बड़े ज़बरदस्त गेस्ट जो है वो हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट मौजूद होंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इससे पहले कि मैं बहुत सारी ऐसी न्यूज़ के ऊपर तज्ज़िया और तबसरा लूँ, सबसे पहले जो है वो एक अच्छी खबर शेयर कर लेती हूँ कि पाकिस्तान ने तीसरा T20 जो है वो जीत लिया, लेकिन जो तीसरा वाला था वो जिम्बाब्वे ने जीता। बाकी 2 मैचेस जो वो पाकिस्तान ने जीते थे, तो 2-1 से सीरीज़ जो है पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिए। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है, महराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छी खबर से आगाज़ कर लेते हैं अशरफ भाई। पाकिस्तान ने जो है वो तीसरा जो T20 है वो भी जीत लिया, और बाकी 2 जो है वो पाकिस्तान ने जीते थे, और तीसरा वाला जो है वो जिम्बाब्वे ने जीता था। लेकिन क्योंकि 2 मैचेस हम जीत चुके थे, तो सीरीज़ हमने अपने नाम कर लिया फाइनली। नहीं, अच्छी चीज़ है कि टीम कम बैक कर रही है। 1-2 खबरें आई, जो पहले टीम आई थी यहाँ पे हारे थे, फिर हम बाहर गए तो हमने परफॉर्मेंस दी, तो हम बैक टू बैक विन कर रहे हैं, और T20 का भी ये जिम्बाब्वे के साथ जीता है। जो पहले 2 मैच की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वॉश आउट कर दिया, तो उसे पहले ही पता चली, लेकिन आखिरी मैच में मेहमान तो उनको जिताया। जिम्बाब्वे ने बहुत मतलब वो फाइट किया था। लेकिन एक चीज़ देखें आप, बॉलिंग और बैटिंग दोनों साइड पे तो वो बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसमें ये है कि जो हमारे जो ट्रेनर हैं, बाकी वो हैं, जो बहुत सारे इक़दाम अभी भी होना बाकी हैं, क्योंकि आगे बड़ी सीरीज़ आ रही है, और बड़ी सीरीज़ में जो तमाम ममालिक होंगे, और हमने होम ग्राउंड में थोड़ा सा ख़राब दिखाया, लेकिन बाहर अच्छा दिखा रहे हैं। अब जो बड़ा एक कप आ रहा है, उसके लिए जो तैयारी हो रही है, तो उसके लिए हमें होम ग्राउंड पे भी बेहतर काम करना होगा। ठीक है महराज भाई, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं। अच्छा, अभी हमने पीछे थोड़ा सा माजी में अगर थोड़ा सा चले जाएं, तो अभी लास्ट जो मैचेस हुए हैं उनमें हमारी जो पोजीशन थी बड़ी कमज़ोर थी, हार भी रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में PCB की पॉलिसीज़ कुछ मेरे ख्याल में चेंज हुई है, कुछ बेहतरी की जानिब गए मामला,
और खिलाड़ियों में एक बहुत नया बेहतरी जोश आई है, और हाँ। वलवला पैदा हुआ है। और उसके बाद ये हमें अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली कि भाई शुक्र है जिम्बाब्वे से हम एक जो T20 की सीरीज़ है वो जीत गए, और आगे भी उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि देखिए हम एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी टीम कब जीतेगी, हाँ। और उम्मीद भी यही रखते हैं कि हमारी टीम को ही जीतना चाहिए। बिल्कुल हमारी टीम को ही जीतना चाहिए, लेकिन एक जो फीलिंग होती है ना किसी भी पाकिस्तानी की, वो क्या होता है कि अगर हम कोई एक ऐसा मैच देख लें जिसमें हम बहुत जो है ना इंथुजियास्टिकली बैठे हुए हों और हम ये कोशिश कर रहे हो कि भाई आज तो ना ये मैच हम सारे बैठ के देख रहे हैं, ये मैच पाकिस्तान ने जीतना है, एक ही और मैच अगर एक ही मैच, वो मैच अगर पाकिस्तान हार जाए अनफॉर्चुनेटली, तो फिर जो अगले मैचेस होते हैं ना उसका इंटरेस्ट जो होता है वो देखने का कम हो जाता है। तो जब जैसे ये खबर सामने आती है ना कि जब आप मैचेस फॉलो नहीं कर रहे होते, अचानक से आपको पता चलता है जी पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, आपका फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप फिर से जो है वो टीम को फॉलो करते हैं। अच्छा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारी टीम इसी तरीके से कामयाबियाँ हासिल करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा अशरफ भाई, एक जिस तरह से हम ब्रेक की न्यूज़ में बात कर रहे थे और बहुत सारी खबरें थी, लेकिन एक न्यूज़ मैंने आपसे उसके ऊपर तज्जिया लेना था। क्या ऐसा कह दिया मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कि बिजनेसमैन जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं? कल आए थे मेयर कराची, अपनी शोला बयानी के बाद जो है अच्छा। काटी में बिजनेसमैन से मिले हैं, हाँ। तो हमने उनसे सवाल भी किए, तो वो नाराज़ हैं। उन्होंने साफ बताया, बेसिकली उन्होंने एक फेयर हॉल में जो फ्री वाईफाई का था वहाँ पे एक सवाल हुआ था कि बिजनेसमैन जो आर्मी चीफ से मुलाकात की है तो वहाँ नाराज़ दिखाई दिए, आपकी शिकायत की, सिंध गवर्नमेंट की शिकायत की, तो उसके ऊपर वो कि 2-2 महीने वो नहीं आते हैं हाँ। अपने दफ्तर, हाँ। ये वो, तो कह रहे हैं भाई इतने बड़े फोरम पे आप ऐसी शिकायत कर रहे हो, कह रहे हैं मैं ऑफिस में बैठ के क्या करूँगा, मैं तो 18 घंटे ग्राउंड पे काम कर रहा होता हूँ, जो अभी जो वर्क हो रहा है। हाँ। और उन्होंने ये भी बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बजट में 103 अरब रुपए रखे हैं। तो उन्होंने कैटेगोरिकली साफ कहा है काटी में कल कि मैं अपने बयान पे खड़ा हूँ, क्योंकि आपने शिकायत की, मुझे बुरा लगा, आपको था आप आए, कांटेक्ट करें, मेरे नंबर हैं, मैं आऊँगा आपसे बात करूँगा, लेकिन अगर आप इतने बड़े फोरम पे बहुत सारे इशूज़ हैं उसको छोड़ के एक मेयर कराची की शिकायत करें, तो उस पर वो नाराज़ हुए। और उन्होंने कहा कि जो मैंने बयान ये दिया था कि जो बिजनेसमैन है वो अपने काम कराने के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। तो उसके बाद तो काटी ने भी एक रिस्पांस दिया कि जब आपने ये शोला बयानी दी, हाँ। उसके बाद KMC मुतहरिक हुई और नोटिस भेजे इंडस्ट्री जोन्स को। कराची में 7 इंडस्ट्री जोन है, 4 इंडस्ट्री, हमने खबर भी ब्रेक की थी, 4 इंडस्ट्री जोन को नोटिस भेजे हैं। और नोटिस आप भी सुन के हैरान होंगी, जैसे हमारा ऑफिस है इसके बाहर पार्किंग है, तो KMC ने कहा है कि आप KMC की जगह पे पार्किंग और ये सब के लिए इस्तेमाल करें, चार्ट पार्किंग के पैसे दें आप। तो अब ये यानी कि अब वो क्यों, उन्होंने देखा मेरा हेड जो है वो पावर से आया, उसने उसको बोला, तो अब नीचे वाले भी खड़े हो गए कि भाई, तो उन्होंने वो बोला कि भाई अगर आपने शोला बयानी दिए तो नीचे वाले आज तक कभी नहीं खड़े हो, तो गैर कानूनी है, तो फैक्ट्री की पार्किंग कहाँ होगी, घर में तो नहीं रखेंगे। कह रहे हैं वो जो बाहर की जगह हमने उसको मेंटेन करके किया है, अब देखें क्या होता है, लेकिन गर्मा गर्मी चल रही है दोनों तरफ। लेकिन उन्होंने कह दिया मैं अपने बयान पे मेयर कराची में खड़ा हूँ, और क्योंकि आपने शिकायत की है, मुझे बुरा लगा है, तो आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। चलें जी, तो अब कुछ मौसम का हाल जो है वो जान लेते हैं, और मौसम की अपडेट्स के लिए हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, कराची में आज 11 बजे 24 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे 26 और 1 बजे 27 सेंटीग्रेड और 2 बजे 29 सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये रहेगा आज का मौसम। वैसे तो अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो जो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से अलर्ट जारी किया है, वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि 7 से 9 दिसंबर तक जो है वहाँ पर जो गर्द आलूद हवाएँ हैं वो भी चल सकती हैं, और मौसम जो है वो ख़राब होने की पेशगोई उनकी जानिब से की गई है। और उन्होंने यही कहा है कि जो वो शुमाल मशरिकी हवाएं हैं वहाँ पर जो चलने का इम्कान है, तो उसके बाद जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और घरों में ही रहें। तो महकमा मौसमियात का जो ये अलर्ट है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। महराज भाई, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा महराज भाई, अभी जब मैं अपना इंट्रो करी थी ना, तो उसमें मैंने जो कम उम्र बाइकर्स हैं या इस तरह के जो अंडर एज बच्चे हैं उनके हवाले से जिक्र किया कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, या उनके पेरेंट्स जो हैं उनको राज़ी करने पे जो है ना वो नाकाम दिखाई देते हैं कि उनके बच्चे बाइक्स वगैरह लेके चले जाते हैं। एक तो ये इशू, दूसरा अभी ये जो IG सिंध के अहकामात के बाद IG ट्रैफिक इन एक्शन हुए और ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस जो है उसके हवाले से बताएं कि क्या फॉलोअप है, क्योंकि ये खबर तो काफ़ी चल रही है कि जी इस तरह से ऑनलाइन सहूलतें दी जा रही है, लेकिन इसका फॉलोअप ज़रूर बताएँ। देखिए जी, IG सिंध का विजन था कि हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे ये लाइसेंस का निज़ाम है, हाँ। लाइसेंस ब्रांचेस जो कराची में जितनी भी बनी हुई हैं, तकरीबन 11 लाइसेंस ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हाँ। और मुख्तलिफ जोन्स में,
तो इसमें शिकायत ये आती थी कि एक एजेंट और एक माफिया काम करता है जो कि पैसे लेकर जो है वो अंदर आपको काम भी दिलवाता है, उसके बाद आपका काम जल्दी जल्दी करवा देता है। तो ये सारी सूरत थी। इस पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो है हिदायत जारी की थी और DIG जो इसके हैं लाइसेंस ब्रांच के, उनको टास्क दिया गया था कि इसको ऑनलाइन किया जाए ताकि पब्लिक को भी आसानी है और इसमें जो करप्शन का जो मामला है वो उसको कम से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, उसमें करप्शन के मामला ख़त्म हो जाए। तो उस पर बहुत अच्छा काम हुआ और अब ऑनलाइन आप लर्निंग लाइसेंस अपना घर बैठे बनवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको जब अपने पक्के लाइसेंस के लिए जाना है तो आप ऑनलाइन जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आपके, भाई कल मैं आना चाह रहा हूँ या मैं आना चाह रही हूँ अपने लाइसेंस के लिए, तो बाकायदा आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब वहाँ जाएंगे तो क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस या जो भी ऑनलाइन इस तरह से सहूलत दी जाती है ना आवाम को, तो आप शायद अग्री करें इस बात से कि फ़ौरन दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये सिस्टम इनका सही चल रहा होगा, मतलब सारी चीज़ें अपडेट होंगी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स के साथ हाल है, मतलब आप सोचें मुस्तकबिल के मेमारों के साथ ये है कि उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो SKS वाला सिस्टम वो नहीं चल रहा, स्टूडेंट्स परेशान है। तो शहरी के लिए तो जो आम शहरी है वो मतलब बड़ा हैरान भी होगा, परेशान भी होगा कि वाह भाई मैं ऑनलाइन भी कोई चीज़ कर सकता हूँ। तो देखिए हैरानगी की बात तो है, लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जिद्दत आती जा रही है तो हमें जाना भी पड़ेगा इस पर। तो पुलिस की जानिब से ये बनाया गया, ऑनलाइन किया गया, तो अभी तक कोई ख़ास शिकायत ऐसी आई नहीं है और जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया ऑनलाइन उनके लर्निंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस बने भी हैं उनके, और जब वो जा रहे हैं उस पर ऑनलाइन तो उनको टाइम भी मिल रहा है वहाँ पर। तो अभी तक तो स्मूथ है, लेकिन शहरियों का रिस्पॉन्स अभी भी कम है। अच्छा, जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि जी लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं या बाइक राइड करते हैं, ठीक है ना। तो अब जोर यही दिया जा रहा है पुलिस की जानब से कि हमने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है, तो अब कम से कम इतना तो करें कि आप ऑनलाइन इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल फ़ोन खोलें, उसमें ऐप डाउनलोड करें और आ जाएं जी लाइसेंस बनवा लें। एक ये तो मामला है और ये अच्छा है और बेहतरी की जानिब जा रहा है। सही। दूसरी बात आपने की थी कि कम उम्र बिल्कुल नौजवानों को मोटरसाइकिल या गाड़ी का देना, तो हमारे यहाँ माशाल्लाह सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसमें हम ये औलाद से मोहब्बत में जो है इतने अंधे हो जाते हैं कि अगर वो थोड़ी सी ज़िद करता है तो उसको गाड़ी दे दी जाती है। सही। अब उसमें सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने थोड़ी सख्ती शुरू की है, अगर अंडर एज ड्राइवर होगा या राइडर होगा बाइक का तो उसकी बाइक को रोका जाएगा, उसकी बाइक को जब्त किया जाएगा और उस बच्चे को भी अपने पास बिठा लिया जाएगा, उसके जब तक वालिद या उसके जो गार्जियन है वो नहीं आते और अपने पास से एफिडेविट लिख के नहीं देते कि जी आइंदा हम इस बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं देंगे, और अगर दी तो हम जिम्मेदार होंगे, जब तक नहीं छोड़ा जाएगा। जब तक नहीं छोड़ा जाएगा। तो जिस तरह से महराज भाई बात कर रहे हैं कि अगर पकड़ लिया जाएगा तो फिर एफिडेविट पे भी साइन करवाया जाएगा, एग्रीमेंट भी किया जाएगा। और सेकेंडली ये कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके जो बच्चे हैं वो बाइक यूज़ कर रहे हैं और उनकी नॉलेज में भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है। और इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि ये कौन से लोग होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले जो है वो हम जान लेते हैं कि करेंसी रेट्स जो है वो आज के क्या हैं। तो हियर वी गो ऑन स्क्रीन। अच्छा जनाब, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 181 है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 200 और यूरो जो है वो 292 है और कुवैती दिनार जो है वो 904 रुपये है। यूके पाउंड जो है वो 353 है, जबकि सऊदी रियाल जो है वो 74 और ये जो है वो स्विस जो है ये है 315। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हैं हमारे करेंसी रेट। और डेफिनेटली जिनको करेंसी रेट्स में दिलचस्पी है या जो करेंसी अपनी चेंज कराना चाहते हैं उनके लिए आज के भाव ताव थे। अच्छा जनाब, बाइकर्स की बात हो रही थी, कम उम्र अंडर एज उन नौजवानों की बात हो रही थी। तो जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, PCR में भी काफ़ी लोग इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं कि भाई हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि समझ के नहीं देते कि लाइसेंस बनवाना बड़ा ज़रूरी है और कम उम्र ड्राइविंग जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है। अशरफ भाई, चले ऐसे तो पेरेंट्स हैं जो कहते हैं बच्चे ज़िद करते हैं हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है, हमें देनी पड़ती है, लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे बाइक चलाते हैं या बाइक चलाना भी जानते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, अपने उनके जो पेरेंट्स हैं, भाई हैं, जो भी हैं घर वाले, वो सो रहे होते हैं और वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और इस चक्कर में जल्दी उठ जाते हैं कि जी उनको बाइक
चलानी है या बाइक लेके जानी है, और जब उनके पेरेंट्स उठते हैं या भाई भाई उठते हैं तो फिर वो उनको पता भी नहीं होता और वो एक ट्रेंड कम उम्र ड्राइवर बन चुके होते, ऑटो पे ट्रेन हो रहे ऑटो पे ट्रेन। हाँ नहीं, अभी देखिए जैसे मिराज साहब बता रहे थे, तो मैं बताऊँ कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा जो फुकदान है ना, मिराज साहब ने कहा 30 से 40%, मैं बोलता हूँ 80% के पास लाइसेंस नहीं, गारंटीड। आईजी आए थे, उनको मैंने बोला कि आपको पता है कि कितने कराची शहर में लाइसेंस हैं, कितने लोगों के पास हैं। आप सोचे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, डाटा दे रहा हूँ, 32 लाख मोटरसाइकिलें सिर्फ कराची जो में हैं जो एक्साइज डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड, कितनी 32 लाख, 15 लाख गाड़ियाँ हैं। तो हम इसे इसी को मिलाने, रिक्शे छोड़ दें, रिक्शे 4 लाख रिक्शे हैं, तो अब ये टोटल मिला है तो आप देखें ना कि मतलब 15 लाख और 15-30 और ये मतलब 40 लाख तो मोटर व्हीकल हो गई ना। सही। फिर ट्रक हैं, बसेस हैं, ये सब मिला के हम 40 लाख पे रहते हैं। अब 40 लाख मोटर व्हीकल है तो कितने लाइसेंस होने चाहिए? डेफिनेटली वो उस 40 लाख, 35 लाख, तो डाटा दें सिर्फ चंद लाख हैं। अब वजह ये है कि हमारे यहाँ वो लाइसेंस जो मुट्ठी गर्म करने वाला मामला है ना, अब ये लोगों को भी देखना होगा। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान इससे बाहर जाएंगे ना, अभी आप लाहौर जाएं, सिर्फ हम इस कराची से बाहर निकलते हैं, हम लाहौर जाते हैं, अगर आपको विदाउट लाइसेंस पकड़ लिया ना तो एक तो फ़ाइन जो है वो सब तो है ही, बाइक भी बंद, आप भी अंदर चले जाएंगे, इतनी सख्ती कर दी। इस्लामाबाद में भी सेम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कराची में क्या है, नहीं तो कोई ख़ास वजह है कराची में इस मामले में? ख़ास वजह है, आपको पता है हम सिंध में हैं, ये ख़ास वजह है, ठीक है। अब मेन ये है कि अगर आप इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो मैं बताऊं, मैं दुबई गया हूँ, मैं कुवैत में भी रहा हूँ, अब वहाँ पे मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो उन्होंने कहा चलो, मैं डर, क्योंकि कुवैत में लेफ्ट हैंड ड्राइव, अब मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो आइडिया, मैं बैठ के, क्योंकि वहाँ पे ड्राइव बहुत तेज़ है, हमारी स्पीड, क्योंकि हम स्लो वहाँ तो सारे एक्सप्रेस वे, जैसे अब हमारे कराची में बन रहा है तो वहाँ आप गाड़ी डाली 140 130 ऐसे चल रही है। अब हमें वो आदत नहीं है ना, अब वो लोग चल रहे हैं उनकी आदत है शुरू से, अब उसमें उस रॉ में मैं नहीं आ सकता, तो मैंने नहीं चलाई। मगर ये है कि वहाँ पे विदाउट लाइसेंस अगर छूटते ने पकड़ लिया ना तो अब गो टू जेल आता है सीधा। वो गेम खेलते थे ना मोनोपोली, गो टू जेल, कोई और बात नहीं है, जेल डालेंगे। और अगर आप वर्क वीज़े पे हो तो आपका कामा भी गया, आपको रिपोर्ट भी कर देंगे। तो सख्त कानून, क्योंकि मसला ये है कि आप अगर विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं तो आप सामने वाले की जान को ख़तरा है, उनका ये कानून है। हमारे यहाँ ये है कि भाई चला रहे हो बच्चा, मैं स्कूल बच्चों को रोज़ छोड़ने जाता हूँ तो देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे, यानी उसका पैर भी नीचे नहीं लग रहा, बाइक पे अपनी 2 बहनों को लेके जा रहा है। अब मेरे दिल में वो, मैं जाके बोलता हूँ, मुझे यूँ कहता है अंकल चलें चलें आगे चलें। अच्छा। तो मेन ये है कि उसको अगर समझाने भी जाएंगे ना वो समझेगा नहीं, क्योंकि कह रहा है घर वाले मेरे जाना, आप कौन होते हैं? घर वाले, यही तो प्रॉब्लम है ना कि घर वाले भी, तो ये जो घर वालों को बताना हो, इस वक्त कराची में इतना ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक है कि रोज़ आप हादसा पूछें मिराज साहब से, तो जब आती हैं जो फुटेज आती है मेरा दिल ख़राब हो जाता है, जो मतलब हादसा। उस वक्त ये एहसास होता है कि अगर इनके पेरेंट्स, घर वाले थोड़ी देर के लिए, अम्मी बहन भाई रोक लेते तो शायद ये हादसा ना होता, इस हादसे से बचा जा सकता था। मिराज भाई, अभी इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने बाइक चलाना कैसे सीखी? अच्छा, बात हुई आगे फिर कि बाइक चलाना जो है वो दोस्त से सीखी। अच्छा, दोस्त से सीखी। और उसके बाद वही हुआ कि जो अपने घर की या वाले साहब की होती थी, जो खामोशी से सुबह सवेरे बिल्कुल ना 6 साढ़े 6 बजे। अच्छा। हाँ, उसको लेके निकलना। देखें जी, मैंने आपको कहा था ना कि वो लोग कौन होते हैं तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वापस आके इसको खड़ी करके ऊपर जाके दोबारा स्कूल की तैयारी, अगर स्कूल जाना है, वरना अमूमन छुट्टी वाले दिन ऐसा होता था तो आके फिर सो जाते थे कि जी। और खामोशी से पता भी नहीं चलता था। पता जब चलता था जब कभी पेट्रोल या फ्यूल ख़त्म हो जाए या वो ख़राब हो जाए बाइक। तो गाड़ी का भी यही हुआ। एक दफ़ा मैं गाड़ी लेके निकला, रूटीन में घूमता फिरता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग में घड़ी कर देता। बाइक उसमें गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब जब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। सही। मैं कल में मैं 8th क्लास में था, 7th में था, तो मजबूरन मुझे वो गाड़ी वहीं खड़ी करके आनी पड़ी। सही। और फिर घर में आपके साथ जो है वो, कि भाई मैं गाड़ी लेके जाता भी हूँ और ये सारे मामलात हैं। लेकिन उसके बाद बाकियों को ये मैसेज दें कि ये ना करें, ये बड़ा गलत है, ये गलत ये चीज़ ना करें, अपने पेरेंट्स से कुछ ना छुपाएं और कम से कम आप लाइसेंस हो तो उसके बाद जो है ना वो ड्राइव करें। अच्छा, जो ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस है, इसमें क्या कैसे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं और क्या इनका प्रोसेस है? क्या आपका टेस्ट लिया जाएगा प्रॉपर, या क्या ट्राई कैसे देगा वो? देखिए, लर्निंग लाइसेंस में ट्राई नहीं होती है। अच्छा। लर्निंग लाइसेंस में वो आपको सीखने के अमल के लिए देते हैं
जिसके बाद आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन कर लेना है, जो कि हम करते नहीं तो हैं। ये फिर क्या खाली लर्निंग ऑनलाइन लाइसेंस जी बनाना हाँ, है? ऑनलाइन सिर्फ आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन के फ़वाइद और भी हैं। मतलब आप जब जाते हैं लाइसेंस ब्रांच में, आपको ये सोची होती है ना आपकी कि यार एजेंट से मिलना पड़ेगा, लाइन लगी हुई होगी, टाइम नहीं है, बाद में चले जाएंगे, ये परेशानी होती है ना। तो ऑनलाइन अब आपको आसानी ये दे रहा है कि आप अपॉइंटमेंट ले लें अपना, आप अपना उसमें बता देंगे जी मुझे ये काम है, हाँ। मुझे अपना रिन्यू कराना है, रिन्यूअल है, या मेरे अपने लाइसेंस है, मैंने ट्राई देनी है उसकी ताकि पक्का लाइसेंस मेरा बन जाए। तो वो आप सब उसमें फीड करते हैं, तो आपको बाकायदा वहाँ से जवाब मिलता है। आपको एक टाइम स्पेस दिया जाता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आधा घंटा आपके लिए फिक्स है, आपको आना है। तो उसमें आप जाते हैं तो आपको ऑफिसर उस वक्त उसी टाइम पे मिलता भी है और आपका काम हो जाता है। तो ये आसानियाँ पैदा की हैं इन्होंने। अब वो लाइन वाला सिस्टम, इंतज़ार वाला सिस्टम, एजेंट को पैसे देने वाला मामला, वो तकरीबन जो है वो एंड हो गया है इस वजह से, क्योंकि लोगों को आसानियाँ मिलेंगी तो जाहिर सी बात है फिर ये करप्शन तो ख़त्म होगी। तो ऑनलाइन से बहुत सारे फ़वाइद हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट अभी भी, पब्लिक को उस तरह ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा। पब्लिक ये सोच रही है कि मतलब बोलिए कैसे बगैर रिश्वत के भाई कैसे हो जाएगा काम। तो भाई कराची में हो सकता है नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना भाई, और हर वक्त करप्शन भी नहीं होती है। तो अगर कोई चीज़ ऑनलाइन हो गई है, आसानी हो गई है, तो शहरियों को चाहिए उसको अवेल करें, जाएं। कराची में सरकारी सतह पर जो चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं तो आवाम को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, और अगर लाइसेंस बनवाना है तो प्लीज़ आप ये सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का भाव क्या है ये जानते हैं, तो हियर वी गो ऑन स्क्रीन। अच्छा जनाब, टमाटर है 115, इसके बाद जो है आलू 81, फिर जो है वो लहसुन 633, उसके बाद अदरक है 380, अच्छा, और फिर गाजर है 58। अच्छा गाजर स्टैटिक है वैसे रेट इसका। तो रई जो है वो 46, और फिर लौकी 35, और उसके बाद जनाब फूल गोभी 46, खीरा 35, और 173 भिंडी, प्याज 132, और उसके बाद अभी देखते हैं कि कौन सा वेजिटेबल है। अच्छा जनाब, तो यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नई टॉप स्टोरीज डिस्कशन में लेकर आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भावताओं के बाद जान लेते हैं कि अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अपडेट कीजिए। कायद में अगर सब्जियों की बात करें तो आज भी सरकारी और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनमें वाज़े तौर पर फ़र्क मौजूद है। अगर हम सरकारी और बाज़ारी कीमतों में जो फ़र्क देखें तो सरकारी कीमतों में तकरीबन वाज़े तौर पर हमें फ़र्क नज़र आता है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 81 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन बाज़ार में वो तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसी हिसाब से अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज की सरकारी कीमत 132 रुपये, जो कि मार्केट में तकरीबन 140 रुपये 150 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर हम टमाटर की बात करें तो सरकारी कीमत है 115 रुपये, जो कि मार्केट में तकरीबन 190 और 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। अगर हम लहसुन की बात करें तो सरकारी कीमत उसकी 633 रुपये फ़ी किलो है, जो कि मार्केट में 700 साढ़े 700 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसके अलावा अगर अदरक की बात करें तो अदरक की सरकारी कीमत 380 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 400 रुपये साढ़े 400 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसी के साथ हम अगर शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च की सरकारी कीमत तकरीबन 58 रुपये फ़ी किलो है, जो कि मार्केट में तकरीबन 150 रुपये और 160 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। ये अगर कीमतें देखी जाएँ तो गुज़श्ता 3 महीनों से कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, लेकिन सरकारी और बाज़ारी कीमतों में वाज़ेह तौर पर फ़र्क मौजूद है। ताहम जो सब्ज़ी फरोश हैं उनका ये कहना है कि मंडी की बुनियाद पर ये कीमतें तय की जाती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे माल आता है, जिसकी कीमतें मंडी में अगर महंगी होती हैं तो दुकानदार भी, सब्ज़ी फरोश भी उसी तरह कीमतें मुकर्रर करते हैं। लेकिन कमिश्नर कराची की जो कीमतें हैं, चले जी, जो एक्चुअल रेट होते हैं सरकारी और जो अभी हमारे नुमाइंदे मीर खेरी हमें बता रहे थे उसमें वाकई बहुत फ़र्क है। अच्छा आज तो ना सारे ट्रैफिक के मामला जो न्यूज़ आ रही है वो भी ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। तो आज एक और ये है कि DC साउथ के हमरा लियारी और सदर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है कमिश्नर कराची ने, और जो ट्रैफिक का फ़्लो है उस हवाले से चेक एंड बैलेंस करने के लिए वो गए। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं अशरफ भाई, ये बताएं। नहीं सिर्फ जाके वो खाना पूरी सबूरी होती है। अब ये इन्होंने दिया तो इनको नहीं पता है कि बंदे यहाँ से दफ्तर से जब निकलते हैं 1.5 घंटे में घर पहुँचते हैं। इनको 2 चीज़ें मिल गई हैं, मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा 10 मिनट में आप घर पहुँच जाएंगे। 10 मिनट तक जब आपको पता है तो देखें कॉरिडोर फ्री, सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। आप मेट्रोपोल से जाएं, आप एयरपोर्ट तक कोई सिग्नल नहीं है।
सिग्नल फ्री कॉरिडोर इसलिए बनाया गया था कि कंटिन्यूएशन में चले, मगर हमारे यहाँ जहाँ जहाँ टर्निंग है, जैसे कारसाज पे आते हैं तो गाड़ी फास्ट लेन से इधर मुड़ रही है माशाल्लाह से। हमारे यहाँ तो सबसे दुनिया के पढ़े लिखे लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, फास्ट लेन से कारसाज पे मुड़े पूरे ट्रैफिक को सत्यानाश मार देते हैं। फिर आगे जाएँ आप स्टार गेट पे तो एक गाड़ी मुड़ रही है पूरे ट्रैफिक को रोक देती। तो इसके लिए आपका सिर्फ सिंपल ये है कि कराची में 2 चीज़ें करनी होगी। जो तजावज़ात हैं, कमिश्नर कराची भी आ रहे हैं, मेयर कराची भी आ रही है, KMC भी आ रही है, एंटी क्रोचमेंट भी आ रही है, सारे महकमे ज़बरदस्त नाम ले लें आप, सब इदारे बनाए हुए हैं, सब के CEO पता नहीं कौन हेड ये वो बैठे हुए और दफ्तर में बैठे रहते हैं। कल मेयर कराची को मैंने डायरेक्ट बोला है, मैंने कहा कि भाई आप आएँ, चलें हमारे साथ। मैंने मेरे साथ बाइक पे चलें, आप मास्क पहन लीजिएगा। आप कई लोग इंक्रोचमेंट करा रहे हैं, आप कई लोग वहाँ पे पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, आप कई लोग कराची में तजावज़ात जो फुटपाथ और रोड पे बाइकें गाड़ियाँ ये सब हैं वो हटाएंगे, कराची का ट्रैफिक फ़्लो अच्छा हो जाएगा। सिंपल फार्मूला है, इस पे आपको इदारों को काम करना होगा। उन्होंने डायरेक्ट क्या कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट का डायरेक्टर वो आपसे कीप इन टच हो जाएगा, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ कार्रवाई होगी। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ भाई, हमारा काम है हम खबर देते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं। आपको नहीं पता है क्योंकि इनको तो ज़्यादा पता हो, सामने हुई है ये बात। मैंने इनको तो ज़्यादा पता हो क्योंकि पैसे ले रहे होते, कह रहे हैं तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं, वो सब बोलते हैं हमारे, जब जाके कह रहे हैं वो तो पैसे लेते हैं, हमने इसलिए बैठे हुए। तो ये सिस्टम है। अब जो ट्रैफिक का फ़्लो अगर बेहतर करना है तो 2 चीज़ें करनी है। एक जो फास्ट लेन से लेफ़्ट मोड़ रहा है वो सिस्टम उसको सीधा गाड़ी समेत बंद कर दें आप। दूसरी बात ये है कि जो तजावज़ात हैं जगह जगह जो आप ये पतारे ठेले, ये कौन है भाई, ये बिजनेसमैन थोड़ी है, ये आके नहीं तो ये तो एक माफिया अशरफ भाई, तो ये तो जो तजावुज़ात है गैर कानूनी पथारे वाले, ये जो अगर आप देखें वो सदर की तरफ एक एरिया है, मैं अपने कॉलेज की तरफ जाती थी वहाँ से, वो मैं हमेशा इससे ये सोचती रहती थी कि शायद अगर ये लोग थोड़ा सा एम्प्रेस मार्केट की एम्प्रेस मार्केट नहीं, वो वहाँ पर अंदर से जो निकलता है ना सदर के तरफ से एटीएम मॉल के साइड से पीछे वाला एरिया जो है, ऐसे लकी स्टार की तरफ जो है ना, पीछे की तरफ जो है जहाँ पर स्कूल भी है, लिटिल फ्लावर स्कूल भी है, और वो वाला एरिया जहाँ पर वो पथारे वाले, हाँ बिल्कुल। तो वो वहाँ पर जो स्कूल कॉलेजेस बने हुए, वहाँ वो अगर देखें ना आप तो वो पूरा एक एरिया है, ठेले ही ठेले हैं। तो उस वक्त ये होता था कि दिल चाहता था कि अगर ये थोड़ा सा जो है ना पीछे की तरफ कर लें तो ट्रैफिक चला जाएगा, वैन चले जाएगी। तो वो बच्चे देखिए सदर में भी बहुत सारे स्कूल हैं, जब छुट्टी होती है आप जाएं, आपका जो है ना ये काम नहीं करेगा। हम आधे बीमार हो गए ये इसकी वजह से ना। और कराची में तमाम माफिया है, आप ठेले माफिया, पठान माफिया, ये सारे आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये। अब मेन ये है कि आप दुकान लो, पूरा कारोबार करो। ऐसे भी एक सिंपल है, ये इसी मुल्क की बात करूँ, आप जाएं इस्लामाबाद, इनको सबको बोलें एक ठेला ज़रा ख्वाहिश है कि लगा लेना इस्लामाबाद में, फिर देखूंगा मैं कितनी पावर लगा रही है। वो ठेले वाली कितनी पावर है कि वो यहाँ लगा लेता है। इस्लामाबाद में कोई लगा के, आपको इस्लामाबाद में कभी नज़र आया कि फतारे, छप्पर होटल, फुटपाथ पे इधर उधर लगा के दिखाएं? कानून। लाहौर जाए कानून। कराची में क्या है, पैसे दो, आप वो रोड के मालिक बन जाओ, वल्दियत में वो मालिक हूँ मैं इस फुटपाथ का। ये है बस। चलिए जी, डिस्कशन हो रही है और हमें जो समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि भाई रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उन्हें कंपाइल भी करें, आवाम को सहूलत दें। अच्छा, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जो एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं फरजाद हैदर, वो जो हैं बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़े एंथुजियास्टिक हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, और टीम जो है ना वो इसी तरह के अच्छे लोगों से बनती है कि आप सबको साथ लेकर चलें। उनकी है आज बर्थडे, तो फरजाद हैदर, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मैनी मोर टू कम। और आई होप कि आपका आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। तो जनाब हैप्पी बर्थडे टू यू वंस मोर। और इस वक्त यहाँ हुआ है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नई टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब एक और मज़ेदार टॉपिक, बल्कि सेहत से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है विटामिन डी। क्या हड्डियों के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी, और क्या विटामिन डी की कमी जो है उसकी वजह से आपके मसल्स और आपकी जो बोन्स हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसान और डॉक्टर अबीरा। डॉक्टर हसान जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा बहुत सारा काम भी कर अपनी फील्ड में। डॉक्टर अबीरा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में। आप दोनों को
शो में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा डॉक्टर हसन, विटामिन डी से रिलेटेड ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन इसको जो सबसे एक कहना चाहिए ना कि आसान अल्फाज में ये बताएं कि आप वाकई हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी लेना चाहिए, और क्या जो लोग हेल्दी हैं वो लोग भी विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी थैंक यू कि आपने मौका दिया। विटामिन डी जो है हम क्यों बोलते हैं कि लेना चाहिए, बाकी विटामिन्स के बारे में हम उस तरीके से कसरत से उसका इजहार नहीं कर रहे होते कि भाई ये भी लो ये भी लो। विटामिन डी के बारे में ज़्यादा फोकस होता है कि विटामिन डी ज़रूर लें आप। अक्सर हम बच्चों लोगों के दवाइयाँ ले रहे होते हैं क्योंकि विटामिन डी की जिन डाइट्स में होता है वो बहुत कम है एक तो, और अक्सर वो हम डाइट्स लेते भी नहीं हैं। सो ये स्किन में भी बनता है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है। तो जो है इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, पट्ठों के लिए भी, इन्फ्लेमेशन के लिए भी, आपके मूड के लिए भी, आपके न्यूरोमस्कुलर जो फंक्शंस हैं हमारे, उन सब के लिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये समझें अगर कि विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं तो ये गलत होगा। अच्छा। हड्डियों के अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसम की तकरीबन हर चीज़ है जो विटामिन डी से रेगुलेट हो विटामिन रही डी है। अगर हम रोज़मर्रा की खुराक में लेना चाहें तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन डी होता है? विटामिन डी जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, अंडे की जर्दी में होता है, दूध अच्छा। में होता है, मछलियों में होता है, जिसे जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हम कलेजी बनाते हैं उसमें होता है, फ्रूट्स में एज सच नहीं होता, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसके अलावा अब हम ये डाइट बाकी स्किन में भी बनता है हमारे, लेकिन स्किन में जो बनता है वो सनलाइट एक्सपोजर जो है वो हमारा जो है उसमें बनेगा, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है। इसलिए हमें अक्सर जो फूड लेते हैं उसमें फोर्टिफाइड होता है, उसमें अक्सर ऊपर से डाला होता है। मैडम इस पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी अभी मजीद डिटेल में। लेकिन आप ये देखेंगे विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को अगर हम ताकत तकवीत पहुँचानी है तो सिर्फ उसके लिए नहीं है। हमारी बॉडी के जो 25,000 जीन्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उनमें से 10% मतलब 2500 जीन्स जो है। डॉक्टर सान, ये एक आम परसेप्शन है ना कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल फिट है, यानी कि वो हेल्दी है, वो उसके विटामिन्स जो हैं जो उसकी अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी में पूरे हैं, उसके बावजूद भी उसको ये सजेस्ट करते हैं घर वाले या डॉक्टर या उसका जो एनवायरनमेंट है कि आपने विटामिन डी खानी है और आपकी हड्डियाँ और मजबूत हो जाएंगी। मतलब ये हमने तो मतलब जो एक जनरल बात होती है वो यही होती है कि जी हम विटामिन डी खाएंगे तो हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो क्या इस तरह से भी होता है कि आप अगर एक्स्ट्रा मतलब आपकी जो हड्डियों की जो बॉडी की आपकी नीड है वो पूरी है, लेकिन आप फिर भी एक्स्ट्रा विटामिन डी अगर लेते हैं तो क्या इसका कोई नुकसान है या क्या? बहुत कम लोगों के विटामिन डी नॉर्मल आ रहे होते हैं। अच्छा, मतलब अगर that's the point, या सही। एक्चुअली मैं हाँ, बताऊं, अगर मैं सही। 100 लोगों के कराऊं, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट PSO, तो हम पेशेंट से तकरीबन मैं बोलूँगा, मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट 95% लोगों के विटामिन डी इनसफिशिएंट थे। सही, ओनली 5% हैड इन द नॉर्मल रेंज। दैट्स व्हाई वी एडवाइस कि लॉन्ग टर्म मिले। इस तरीके से जब मैं कराची यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में, तो व्हेन आई गेट द लैब टेस्ट डन, उधर भी मतलब मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत धूप है, लोग वॉक कर रहे होते हैं, ये तो यहाँ पर तो विटामिन डी बेहतर होगा। चलो वो तो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में एक्सपोजर नहीं होता सनलाइट का, उधर भी तकरीबन 90% लोगों के कम है विटामिन डी। तो जब सबके कम है तो इट मीन्स के वो हमारी डाइट में जा ही नहीं रहा है, और हम फोर्टिफाइड जो डाइट ले रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियली विटामिन डी डला हुआ होता है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए आपको अक्सर हम एडवाइस कर देते हैं कि पेशेंट्स को इन जनरल कह देते हैं कि ये सप्लीमेंट्स जो है वो लेने चाहिए। जी, यहाँ मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एक रीसेंट स्टडी खान यूनिवर्सिटी ने करवाई थी, उसमें 81% लोग जो दिखने में बिल्कुल फिट थे लेकिन वो विटामिन डी डेफिशिएंट थे। तो विटामिन, जैसे हमें रोज़ खाना खाना होता है, हमारी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट में नीड होती है डेली विटामिन डी की, तो आपको ये डेली लेना है। आपकी बॉडी जो डेली फंक्शंस कर रही है उसमें आपको विटामिन डी ज़रूरी है। जैसे बच्चों के लिए जो लेस देन 1 ईयर हैं उनको 400 IU इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी लेना होता है। फिर 1 से 70 साल के लोगों के लिए 600 है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग है। तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, सीजनल नीड पे वेरी करता है, आपको डेली लेना ही है ये, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट है जो आपको डेली। अच्छा, अब अगर कोई सप्लीमेंट पे नहीं जाना चाहता और जिस तरह से डॉक्टर हसन कह रहे हैं कि 95% जो है लोग आवाम जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, तो वो खुराक के जरिए अपनी इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर तो उनके अंदर कोई सिवियरिटी नहीं आ रही, कोई कंप्लेन नहीं है कि जी कोई मस्कुलर इशू है या कोई और इशू है। देखें, जैसे डॉक्टर हसन ने कहा कि खुराक में ना बहुत कम चीज़ों में है। दूध में है, हम लोग दूध से भागते हैं। मछली में है, मछली इज़ एक्सपेंसिव।
उसके बाद अंडे की जर्दी आ गई, तो अंडे की जर्दी बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल लेके छोड़ देते हैं। हाँ। तो यू हैव टू टेक इट, कम से कम अच्छा, आप दूध कह में- रही हैं कि अंडे की जर्दी खानी चाहिए? जी खानी चाहिए। और बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अंडे की जर्दी जो है वो आप रिमूव कर दें और वो जो उसकी जो साइडों पे वाइट है जी। वो आप जो है वो, हाँ जी, ये वो- ओनली फॉर दोज जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके लिए जर्दी हम मना करते हैं, वो भी एक Okay, अंडे की खा सकते एक हैं। अंडे की खा हाँ, सकते हैं, हाँ। मल्टीपल नहीं खा सकते। एंड यू आर हेल्दी, यू आर फिट, आप आराम तो आप से 2 जल्दी अंडे खाएं। और 2 जी। अंडे की और उसमें जर्दियां- विटामिन डी आपको विटामिन डी proper- है उसमें, और प्रोटीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा अंडे की जर्दी में भी होता है। एंड विटामिन डी आपको उन सारी चीज़ों में मिलेगा जहाँ फैट है, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। आप इसको लें, कंज्यूम करें डेली बेसिस पे। और एक चीज़ ये है कि मेरा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। Okay. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं अकरम बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं 2 लाख, क्या ये लेने चाहिए और कितनी मुद्दत के बाद लेने चाहिए? अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपके क्वेश्चन के जो है वो जवाब। जो vitamin D के सवाल है capsule। इनका कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स के हाँ। होते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, तो वीकली ले सकते हैं। आपने वीकली लिए, हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, खवातीन की अलग है, मर्दों की अलग है, सन एक्सपोजर, डाइट पे सब पे डिपेंड करेगा। सही। आपने लिए, यू आर फीलिंग गुड, सिम्टोमेटिकली आप बेहतर हैं, क्लिनिकली आप बेहतर हैं, तो ठीक है, रोक दें आप 2-3 महीने के बाद दोबारा आप 6 कैप्सूल्स का कोर्स कर लें। हाँ। मैं ज़ाती तौर पर क्या करता हूँ, मैं क्योंकि ये कैप्सूल्स बहुत महंगे आते हैं और सही। विटामिन डी के इंजेक्शन जो हैं, जो पीने वाले इंजेक्शन जिसे हम हाँ, कहते हैं और हाँ। फैम में, वो महंगे होते हैं, तो पेशेंट्स ना अफोर्ड नहीं कर सकता होता। तो यूजली एक लगाने वाला भी आता है, सस्ता सा आता है, जिसको हम चाइना वाला इंजेक्शन कहते हैं हाँ, अक्सर अच्छा, अपनी चाइना जबान में। वाला हाँ, सही। तो वो जो है ना, वो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का होता है वो। मैं अपने पेशेंट्स को क्या करता हूँ कि वो सस्ता होता है, तो मैं पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि हर 2 महीने 3 महीने पे एक इंजेक्शन आप वो लगवा लिया करो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। खासतौर पे खवातीन को तो हर हाल में मैं कहता हूँ 2 महीने पे लगवाएं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनके सन एक्सपोजर भी नहीं होता, डाइट भी वो माएँ अपना कुर्बानियाँ देती सन हैं। एक्सपोजर से मुझे एक और भी बात याद आई बहुत जो मैं सारी। अबीरा को कह रही थी कि मुझे जब विटामिन डी, भाई मुझे तो यही पता था ना, तो मैं तो यही कर सकती थी। तो मुझे जब विटामिन डी लगता था ना कि मुझे विटामिन डी बनाना है, तो ब्लैक कपड़े पहन के आप छत पे बैठ जाएं, तो आई यूज्ड टू थिंक कि भाई इससे विटामिन डी जो है वो बन जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट डू यू से ऑन दैट? नहीं देखें, जब आपको विटामिन डी सनलाइट एक्सपोजर हेल्प करता है बनाने के लिए, तो होता ही है कि आपकी स्किन एक्सपोज्ड होनी चाहिए। ब्लैक कपड़े सिर्फ आपको वार्म फील करवाएंगे क्योंकि वो हीट अब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी होती अच्छा, है। वो इस थॉट से वो ब्लैक का जिक्र किया हुआ है। सही। लेकिन अगर आपको एक्चुअली सनलाइट की वजह से विटामिन डी बनाना है, तो हाँ। आपको अपनी स्किन एक्सपोज करनी पड़ेगी। जहाँ स्किन एक्सपोज है हाँ। वहाँ वो सनलाइट एब्जॉर्ब होगी और आपकी बॉडी में काम करेगी। इवन टिंट आप ग्लास के साथ बैठ जाएंगे, क्लियर ग्लास है, हाँ। जब भी जो है वो रेडिएशंस आपको कोई हेल्प आउट नहीं करेंगी। तो यू हैव टू एक्सपोज योर बॉडी डायरेक्टली टू द सन। और उसके लिए कहते हैं कि अगर आप सुबह की धूप में जा रहे हैं कि तो फिर अब आपको अगर ज्यादा दोपहर time वाली spend- धूप है तो उसमें तो बंदा उसमें झुलस, आपको कम हाँ। टाइम स्पेंड वो करना तो झुलस पड़ता है। जाएंगे ना। अल्ट्रावायलेट हाँ, बी जो हाँ। रेडिएशंस होती हैं, दीज आर नीडेड टू एक्चुअली प्रमोट विटामिन डी सिंथेसिस, और वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है हमारी बॉडी में। तो क्या टाइमिंग्स, लाइक सुबह सुबह वाली? नहीं, आपको दिन में जाना है। दिन में अगर आप जाएंगे, देखिए अगर सुबह सुबह वाली है, रेडिएशंस कम है, तो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपोज करना है। अच्छा, आपको फिर sun से। आपको बहुत दिन अगर ये आप- प्रैक्टिस करनी होगी। लंबा 10 to 4 PM में आप जो है वो धूप 10 में जाए, मिनट, 5 थोड़ी 10 मिनट 5 मिनट के लिए, तो आपके लिए सही है ये चीज़। ठीक। लेकिन अगर आपको सुबह सुबह जाना है तो फिर यू हैव टू एक्सपोज फॉर अ लॉन्गर टाइम। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन सी सब्जियां हैं जिनमें विटामिन डी होता है? विटामिन डी सब्जियों में ऐसा होता नहीं है, होता ये ही क्योंकि नहीं हाँ है। फैट जी, सॉल्युबल सही। विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो soluble, है, तो हाँ, वो इसलिए। दूसरी बात ये कि हमारे स्टोर होता है ये करेले में कहते हैं कि विटामिन नहीं, बहुत लिमिटेड तो क्वांटिटी। करेला किन लोगों के लिए फिर वैसे इन जनरल ये मैडम का टॉपिक है करेला। जी। ये वैसे करेला सब लोग खा सकते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए कुछ फायदेमंद कंपाउंड होते हैं। अच्छा। वैसे सारे लोग खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल है, हेल्दी है, फाइबर की सोर्स है आपके पास। हाँ। आप मॉडरेशन में खा सकते हैं। और ये चीज़ है क्योंकि उसका एक बिटर टेस्ट होता है, तो हर कोई नहीं खा पाता। और फिर कुछ लोग उसको बहुत कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा फ्राई कर लें और ये कर लें, तो जितना आप उसको ओवर कुक करते हैं फिर उसकी सारी जो नहीं, तो न्यूट्रिशन है उसके खत्म हो बारे में जाती है। स्पेसिफिकली क्यों कहा जाता है कि करेला जो है बड़ा ही फायदेमंद है, बड़ा बेनिफिशियल है? ये अम्मियाँ तो नहीं, अम्मियाँ तो खिलाने के लिए तो नहीं करती है अम्मियाँ कि खिलाने करेला के ही लिए खा लो, करती आज इसी बहाने खा लो। अम्मियाँ सिर्फ खिलाने के लिए करती हैं। अच्छा, हर अम्मी चीज़ में- देखें उसमें कोई ऐसा फायदा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं बताते हैं। फायदा है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू कि अपनी जात पे जुल्म करके खा रहे हैं। ओके। क्योंकि एक चीज होती है ना कि अगर आप हैप्पीली कोई चीज खाते हैं, आपको वो
बेनिफिट देती है। जब आप अपना मूड खराब करके हर चीज़ रो दो के खाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू साइकोलॉजिकली। मैंने करेले के बारे में ये सुना हुआ था कि भाई करेला तो जो है ना ऐसी सब्जी है कि आप खाएं तो हाँ खून भी साफ करता है और बड़े खूब फायदे हैं करेले के भाई। उसमें 10 चीजें और हैं, लेकिन विटामिन डी का उसका ताल्लुक विटामिन डी का करेले से कोई जो है ना वो रेलेवेंस नहीं है। अच्छा ये बताएं कि मसल्स और ये जो हम बात कर रहे थे, ये पेटला की पेटल प्लेक्सस वगैरह की जो बात कर रहे थे, ये अगर इफेक्ट होते हैं और आपके जो नी मसल्स या नी जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं तो इसका कोई ताल्लुक है विटामिन डी से? मैं बताता हूँ इसके बारे में। पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हम विटामिन डी को हमेशा, विटामिन डी क्या करता है असल में, बॉडी में जाके कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी। अब विटामिन डी कम है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर होंगी और ब्लड में कैल्शियम के लिए फिर हड्डियों से कैल्शियम ऑस्टियोक्लास्ट निकालेंगे, हड्डी से निकाल के खून में देंगे तो हड्डियां और कमजोर होंगी। इसलिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन्स। सबसे बेसिक प्राइमरी जिसे हम कहते हैं कि बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसके अलावा मैं दूसरी बात पे आता हूँ, विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए। मेरे ज़हन में वो ऑस्टियोपोरोसिस भी आया, वो ऑस्टियोपोरोसिस के आगे आऊंगा मैं। खवातीन में इसलिए हो जाता है, देखें खवातीन में आप देखें होता है कि तो डाइट अच्छी नहीं ले रही होती, दूसरा है कि फिर चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी बोन्स और वीक हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल सर्वे ऑफ जो है ना आपके फिंगर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि जो बोन्स हैं वो थोड़ा पॉप अप हो रही हैं या हार्ड सी कोई चीज बन जाती है, वो नहीं वो अलग चीज है। ऑस्टियोपोरोसिस एक अलग चीज है। हड्डियों की समझे कमजोरी है कि उसमें मिनरल्स नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो ये एक्चुअली मसला आता है। मैं बताऊं, चटकना शुरू हो जाती हैं और वो और आप बैठे बैठे फ्रैक्चर हो जाएगा ओल्ड एज में। अच्छा जी मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। हम लोग सिर्फ विटामिन डी को समझते हैं कि ये हड्डियों के लिए या पट्टों के लिए, नहीं, ये बहुत सारी और चीज़ों के लिए। मैं यही बता रहा था आपको कि 25,000 जीन्स हमारी बॉडी में होते हैं एक सेल में हमारे इंसानों के, उनमें से 10% मतलब 2500 जीन्स जो है उसको रेगुलेट विटामिन डी करता है। तो जीन्स रेगुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी कि हमारी एनर्जी हमें फील नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। अच्छा विटामिन डी है नॉर्मल है फिर भी आप वीक महसूस कर रहे हैं, क्यों? ये नॉर्मल है फिर भी वीक कर रहे हैं, उसकी वजह है कि को फैक्टर्स नहीं है, जिंक नहीं है आपकी बॉडी में, अगर मैग्नीशियम कम है आपकी बॉडी में, विटामिन B1 कम है आपकी, साथ साथ विटामिन K2, ये सब चीजें भी साथ साथ जरूरी होती है विटामिन डी को ऑप्टिमल फंक्शन कराने में, क्योंकि वो जीन्स को रेगुलेट कर रहा है। तो विटामिन डी इज नॉट ओनली फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स, बल्कि ये और भी बहुत सारी चीजों के लिए, हमारी जीन्स की रेगुलेशन के लिए। तो विटामिन डी हमारे मूड को बेहतर करेगा। हमारी क्रॉनिक फटीग जो हर वक्त खवातीन कंप्लेंट करती है, मैं बैठे बैठे थकी, अम्मा से आप पूछेंगे मैं बेटा मैं थकी हुई हूँ, जिसम में दर्द रहता है, तो वो क्या है? क्रॉनिक फटीग है। विटामिन डी ऐसे लोगों को बहुत जरूर लेनी चाहिए लंबे अरसे तक। हमारे यहाँ एक बड़ा बात जरूरी है लोगों के लिए सुनना, ये बात हमारे यहाँ कहा जाता है फौरन पहले विटामिन डी का टेस्ट कराएं, उसके बाद हम आपको दवाई लिख के देंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कराएं। विटामिन डी का टेस्ट इज एक्सपेंसिव, तो यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर द अननेसेसरी टेस्ट। अगर आपका पैनल नहीं है या आप अननेसेसरी टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर इट। ये ऐसी चीजें जो आपको लेनी ही चाहिए। कहते हैं इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, नहीं होती। इंटॉक्सिकेशन बहुत रेयर है और हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी अगर एक्सेस हो जाए विटामिन डी तो मैंने नहीं देखा अपनी उसमें कि किसी का एक्सेस हुआ, के ऊपर असर होता है या फिर वो उसका जो है वो असर होता है। बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है दुनिया भर में 1 बिलियन पीपल विटामिन डी डेफिशिएंट है। पाकिस्तान में प्रेग्नेंट औरतों में 67% प्रेग्नेंट औरतें विटामिन डी डेफिशिएंट है। नॉर्मल खवातीन की बात करें तो वो 66% विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो इतनी ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और उसके बाद एक चीज़ होती है इनसफिशिएंसी। अगर आप डेफिशिएंट नहीं है तो आप 100% इनसफिशिएंट हैं, क्योंकि आप सनलाइट नहीं ले रहे और आप अपनी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे। हेल्दी डाइट आपको ओवरऑल विटामिन डी के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। विटामिन डी अकेला वॉरियर नहीं, कुछ नहीं सही कह रही है कि विटामिन डी अकेला क्या कर सकता है जब तक आप बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं अपनी बॉडी के वो जो कमियां हैं वो पूरी नहीं करेंगे। अच्छा जनाब, बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है और जब यहाँ अभी ब्रेक आ गया, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर पूछेंगे कि एक हेल्दी बंदा अगर बार बार कंप्लेन करे कि मैं थक गया हूँ या फिर मुझे मस्कुलर पेन हो रही है या फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न होती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो डॉक्टर अबीरा, डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं विटामिन डी से रिलेटेड सारे सवालात हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में जो है वो ज़्यादा चीज़ें मालूमात ले ली जाए, मालूमात हासिल कर ली जाए। अच्छा डॉक्टर हसन, जिस तरीके से अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक के लिंक में, और मैं आपसे कह रही थी कि मुझे तो ये लगता था कि अगर कोई अपनी डाइट में विटामिन डी शामिल कर लेता है तो उसको ना तो इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है और ना ही फिर उसको कोई ओरल सप्लीमेंट की ज़रूरत है। मगर ये बताइए कि क्या हम डेली रूटीन में अगर कोई बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रखता भी है और बहुत ज़्यादा केयर करता है अपनी डाइट की,
तो क्या उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल में, उसकी डेली रूटीन में वो विटामिन डी की जो सर्टेन रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप कर सकता है, या फिर उस हेल्दी रूटीन के बावजूद भी उसको विटामिन डी के इंजेक्शंस और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जब सवाल है, अगर बहुत बंदा अपना केयरफुल है, अगर वो रोज़ाना गोश्त लेता है और उसके अलावा रोज़ाना मछलियाँ खाता है, अंडे की जर्दी में भी बहुत कम होता है, आपको पता है, दूध में भी कम होता है, उन सब अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी में और ये उसका डेली का रूटीन है, तो फिर तो चले विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं होगी, इसमें सफिशिएंट होगा। वरना मेजॉरिटी हम लोग मछली कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं, महीने में एक दफ़ा भी नहीं खाते। विंटर्स में आप वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप मछली खा लेंगे। हाँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो अल्टीमेटली हमें लेना ही विटामिन डी। अच्छा ये है कि अब ब्रेड्स हैं, जूसीस हैं, उसमें दूध में विटामिन डी फोर्टिफाइड किया होता है, आर्टिफिशियल जो पैक्स आते हैं उसमें विटामिन डी डाला हुआ होता है, ताकि जैसे आयोडीन मिला नमक आता है जैसे, इसी तरीके से फोर्टिफाइड ये फूड आते हैं जिसमें उन्होंने विटामिन डी डाला हुआ होता है, तो इसलिए हमारी कमी पूरी होती रहती है। अब मैं इस पे आना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा विटामिन डी कम है। विटामिन डी हमें कम पता चलेगा कि हमें ना लेथार्जी फील होगी, फटीग फील होगी, कि हम कमज़ोर हैं, हमें उठा बैठने का दिल नहीं चाहेगा, ज़्यादा नींद आएगी, हमारे मूड स्विंग्स होंगे, हमें डिप्रेशन फील होगी, हमारे पट्टे ऐठेंगे, हमारे जिस्म में दर्द रहेगा। सही है, मतलब आपको जब लगे ना कि आप नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे, आपको बिस्तर से उठने के लिए हिम्मत करनी पड़ी है, यू आर नॉट एक्टिव, यू आर लेथार्जिक, तो आप समझ जाएं कि आपको विटामिन डी बॉडी कह रही है कि विटामिन डी कम है। लेजीनेस भी होगी। जी बिल्कुल, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो आप बहुत थके रहेंगे हर वक्त। आपका ये एक बेसिक सिम्टम है कि जो है और मूड पे आपके बड़ा इफेक्ट आता है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए जो है ना, जब भी आपको लगे कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यू आर फीलिंग डाउन एंड डिप्रेस्ड, और ये इसका ताल्लुक विटामिन डी से क्यों है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस हैं, न्यूरोमस्कुलर जो हमारी वो सब चीज़ें हैं, मसल्स के जो है, बोन्स के जो है, तीनों चीज़ें जो है हमारे, उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है, सबके लिए कैल्शियम भी ज़रूरी है। अच्छा अबीरा, जितने साइन एंड सिम्टम्स डॉक्टर हसन ने गिनवाए, मेरे ख्याल में जितने सारे लोग सुन रहे होंगे, हम सब सारे बैठे हैं, उसमें से 2-4 सिम्टम्स तो हम सब में मौजूद है कि हम लेथार्जिक फील करते हैं, लेजीनेस भी होती है, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ये होता है कि भाई आप अच्छा सो रहे हैं, 6 आवर्स आप अपना जो है वो टाइम पूरा कर रहे हैं, या 8 आवर्स आप अच्छी नींद ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और फीलिंग लेथार्जिक, और आपको लगता है कि नहीं भाई आप फ़ौरन थक रहे हैं, तो ये वाकई विटामिन डी की जो कमी है उस वजह से होता है। और दूसरा ये कि अगर आप फिर इसको स्टार्ट करना चाहें, अपनी सेहत को बेहतर करना चाहें, तो क्या ओरल सप्लीमेंट्स पर जाएं या फिर इंजेक्शंस पर जाएं? देखें, यू कैन गो फॉर बोथ। अब आपका फिजिशियन क्या कहता है, आप उसको फॉलो करेंगे। जैसे डॉक्टर सान ने अभी कहा कि एक चीज़ आती है हमारे यहाँ पॉपुलेशन में कि पाकिस्तान में गरीब मुल्क है, लोग इतने अमीर नहीं हैं, तो आप 3 महीने पे एक शॉट लगता है। अबीरा, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मिसेज रफीक बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मैं पूछना चाह रही थी कि अब देखिए, मछली खाना हफ्ते में 2 बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एज इन मछली पसंद हो नहीं पसंद हो, तो कोई सब्जी या कोई और ऐसी पॉसिबिलिटीज के जिससे खा के ये डेफिशिएंसी, या अभी आप लोग बात कर रहे थे कि अक्सर बेशतर तबीयत बहुत डाउन रहती है जी, तो उसको सेट करने के लिए कोई सब्जी वगैरह कुछ ऐसा हो कि मतलब जो आसान जरिया हो और सस्ता भी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बता दिया जाए प्लीज? जी बिल्कुल। मिसेस रफ़ीक जो है ये भी वही सवाल कर रही हैं जो है ना हर दिल की आवाज़ है, एक ही सवाल कि भाई हमें सब्जियों का बता दें, हमें कोई डाइट प्लान बता दें, बट वी डोंट वांट टू टेक ओरल सप्लीमेंट्स, और हम इंजेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहते। देखिए, मसला ये है कि विटामिन सी फैट सॉल्युबल है। सब्जियों में ज़्यादातर आपको मिलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये हमें सब्जियों से बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे सस्ता आपको अंडा और दूध ही पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो मीट पे और फिश पे जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप बात कर रही हैं दवाइयों की, तो डॉक्टर साहब ने जैसे रिकमेंड किया 3 मंथ्स में आपको एक शॉट लगवाना होता है या हफ्ते में एक बार करना होता है, लेकिन डाइट में आपको सिर्फ कम से कम भी आपको 2 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, अंडे आपको लेने पड़ेंगे, गोश्त, मछली, मुर्गी, ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये है ही महंगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मिसेस रफ़ीक, अगर आपने सुन लिया होगा तो डेफिनेटली मैं इस पे यही बोलना चाहूँगा बिल्कुल कि विटामिन डी रिलेटेड डाइट जो है ना वो इतनी लिमिटेड है कि हमारे पास चॉइस नहीं है कि हमें आर्टिफिशियली जाना पड़ेगा। कभी आपने किसी को देखा कि विटामिन B1 का टेस्ट इंजेक्शन लगवाए या टैबलेट खाए, विटामिन A का इंजेक्शन लगवाए, कभी सुना है? नहीं सुना ना। इसके ही क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये डाइट इसके लिए बहुत कम है हमारे पास, और गोश्त वगैरह हम लोग वैसे ही कम खाते हैं, एक तो एक्सपेंसिव है, उसके अलावा भी उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हैं दूसरी तरीके के। तो
अगर हमें फ़ायदा भी मिल रहा है तो नुकसान भी हो रहा है। फिर मैं एक और ये बात यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम जब कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही प्रीकर्सर होता है जो कि हमें विटामिन डी बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं तो वो एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है विटामिन डी की डिफिशियंसी और भी कराता है वो। तो ऐसे लोगों में हमें बहुत और ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। इस तरीके से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि ये तो मैंने आपको जनरल बताए थे, कुछ ज़्यादा जब सीवियरिटी होगी विटामिन डी की तो उसमें उनके माथे पे पसीना आएगा। अच्छा। हाँ, ज़्यादा पसीना आएगा। उसके बाद जब रात को जो सो के उठेंगे सुबह तो उनके तकिया गीला होगा, रात में पसीना आया हुआ उन्हें, इस तरीके से होगी। उनको फीवर भी महसूस हो सकता है विटामिन डी की ज़्यादा जब कमी होती है। उसके अलावा जिस्म में कई जगह पे उनको इन्फ्लेमेशन, सोजिश, दर्द महसूस हो सकता है। दर्द इतना, चोट इतनी सी होगी, दर्द ज़्यादा महसूस होगा। सही। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, हम बात कर रहे थे सन एक्सपोजर की ना, कि उससे विटामिन डी मिलता है। एक चीज़ होती है, जो लोग टैन होते हैं ना उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है विटामिन सी के लिए सन एक्सपोजर में। Correct. जो लोग फेयर स्किन है उनको कम टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में मेलेनिन है स्किन में, जो हम इसलिए डार्कर कलर के हैं, तो वो हिंडर करता है रेस की अब्जॉर्प्शन और इवेंचुअली आपको विटामिन डी कम मिल रहा होता है। टैन कलर वाले लोगों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, हालांकि हम डरते हैं कि हम काले। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रबीरा हमारे साथ मौजूद थी और विटामिन डी के हवाले से जो एक कॉमन सवाल है, आज हमारे कॉलर्स ने भी यही पूछा, तो क्योंकि हम अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली प्लान नहीं करते और हम रोज़ाना ये तमाम कार्ब्स और ये तमाम तर चीज़ें 95% ऐसे ही होता है कि हम शामिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें विटामिन डी की या तो ओरल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या फिर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर्स। तो शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इस्लाम में औरत का मुकाम और हमारे माशरे में इसकी जो ट्रीटमेंट है, औरत के साथ जो कुछ किया जाता है, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हसन इससे पहले भी हमारे साथ मौजूद थे और वो इस सेशन में भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा डॉक्टर सरवत अस्करी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई। और मुफ्ती साद भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो आपसे ही ये सवाल करूँगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे दीन में औरत को एक ख़ास मुकाम, एक ख़ास इज़्ज़त दी गई है, लेकिन वहीं अगर हम इस माशरे में देखें तो उसको वो मुकाम या उस तरह से वो प्रिविलेज नहीं दिया जाता। अगर हम विरासत के हुकूक की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अपनी बहनों को, बेटियों को जो है वो हुकूक नहीं दे पाती जो उनको देना चाहिए, जायदाद में हिस्सा नहीं दे पाती, या दीगर इशूज़ सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ इसलिए कि आपने एक बहुत अच्छे मौजू पर बात करने का इंतखाब किया। देखिए मेरी बहन, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर, इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करूँगी कि हम जिस माशरे में रहते हैं ये इस्लामी माशरा नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ममलिकत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, मगर इसके बावजूद हमें अपने इर्द गिर्द कहाँ पर इस्लाम नज़र आ रहा है। हम माओं को, हम बहनों को, हम बेटियों को मज़हब इस्लाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मौसम इंसानियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि अरब की सरजमीन पर वो बेटी जिसको पैदा होते ही जिंदा दफन किया जा रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बरिसालत हुई और उस औरत को इतना मर्तबा और इतना मकाम मिल गया कि उसे बाप की विरासत में हिस्सेदार करार दिया जा रहा है। इल्म हासिल करना जिस तरह मर्दों पर वाजिब और लाजिम है, उस तरह से औरत पर वाजिब और लाजिम है। तो सबसे पहली बात तो ये कि और आज के दिन शहजादी कौनाइन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से भी मंसूब है, तो चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे। देखिए बेटी का मर्तबा और मकाम क्या है कि चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी वाकिफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमको ये बताया कि बेटियों की इज़्ज़त क्या होती है, बेटियों का मकाम क्या होता है, बेटियों का मर्तबा क्या होता है। तो आज के इस दौर में हमको बजा तौर से ये कहना चाहिए, क्योंकि ये एक इस्लामी माशरा नहीं है, लिहाजा इस्लाम के तमाम तर जितने लॉज हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। जब इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे तो फिर हम कैसे इस माशरे पर इस्लामी उसूलों की बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर सरवत ने बात की कि हमारे माशरे में वो जो रूल्स हैं या वो जो एक कहना चाहिए ना अखलाकियात है, उसकी बहुत कमी है।
हमारे यहाँ बेटियों को उस तरह से नहीं ट्रीटमेंट दी जाती है, हमारे यहाँ बहनों के हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं। कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि चाहे आप कोर्ट में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, वहाँ पर औरतें जो है वो इसलिए आती हैं कि हमारे भाई हमारे बाप की जायदाद में से हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो ख़वातीन के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि आप देखिए कि कई किस्म के मारपीट के केसेस भी सामने आते हैं। तो इस हवाले से ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं इस माशरे के हवाले से बात करूँगा और आप किसी भी माशरे के हवाले से अगर बात करें, हम कहीं भी इस बात, हमारे जितने भी माशरे हैं वो मोरालिटी से बिल्कुल बिलो द मोरालिटी हैं। और ख़ासकर आप ख़वातीन की बात करें, ख़वातीन की बात इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम इस पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो हम हमेशा जब ख़वातीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनको विरासत से हक़ सल्ब कर लिया जाता है, सारी चीज़ें। जब दीन इस्लाम की हम बात करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को बहुत मकाम दिया है। ये तो विरासत का हक तो एक बहुत सी छोटी सी बात है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो लाजमी देना चाहिए। वो भी नहीं दे रहे ना, वो भी नहीं दे, ये तो बहुत एक मुख्तसर सी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़वातीन को इज़्ज़त दी, जो उनको रिलेशन दिया, एक माँ का मर्तबा दिया, जिनके पाँव तले जन्नत है। अगर आप दूसरे मज़ाहिब को देखें तो वो जो नाम लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द एग्जाम्पल, जैसे आप क्रिश्चियनिटी को देखें, उनके बिब्लिक लैंग्वेज के अंदर वुमेन इस्तेमाल होता है। अब वुमेन का मतलब क्या है? वुमेन टू एस्ट्रे द मैन, मर्द को गुमराह करने वाली। अगर आप हिंदी संस्कृत के अंदर देखें तो वो औरत के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं नारी। नारी का मतलब आग में ले जाने वाली, नार में ले जाने वाली। अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम औरत को औरत कहता है। औरत मीन्स द थिंग विच शुड बी हिडन, प्रीशियस, कीमती चीज, औरत, प्राइसलेस। यस, बिल्कुल प्राइसलेस। और इस्लाम ने ना औरत को एक क्वीन बना, जैसे अगर हम क्वीन एलिजाबेथ को भी देखते हैं ना, तो उसका क्या काम है? घर के अंदर रहना, और उसको तमाम तर प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो इस्लाम ने भी एक खातून को एक ट्रीटमेंट क्वीन वाली दी। अब छोटी है तो बाप उसके लिए मेहनत मजदूरी करे। जहां हम वैसे एक माजरत के साथ, जहां हम इस माशरे में इन चीज़ों को भी देखते हैं ना, वहाँ इस माशरे में हमें इस खूबसूरती को भी देखना चाहिए। आप बूढ़े मजदूर के देखें, वो अपने कंधे पर तमाम तर बोझ लाद कर इसलिए काम कर रहा है कि बेटी की शादी करानी है। एक भाई तमाम तर ऑफिस के अंदर मुश्किलात सह रहा है कि मुझे अपनी बहन के लिए तमाम तर चीज़ें पूरी करनी। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे काम, हम भी एक भाई हैं, बहुत सारे काम इस वजह से भी होते हैं, लेकिन जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ इधर बुराइयाँ भी। मुफ्ती साहब गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ये कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ जी। याया, वेलकम टू द शो। क्या जी जी बिल्कुल, पहले तो तमाम मेहमानों के सामने मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, देखिए ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे माशरे में औरतों की इज्जत और औरतों का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं आज गारंटी करता हूँ कि मेरे पास नियत भी इस तरह से हमारे माशरे में बहुत ज्यादा इज्जत है। हमारी फैमिली में अपनी माओं को, अपनी बेटियों को जितनी इज्जत दी जाती है ना, वो कहीं नहीं दी जाती। और ये एक गलत परसेप्शन इसलिए कि चंद लोगों को देख के आप माशरे को पूरा बुरा बना नहीं कह सकते आप। ये एक सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे आज इस मुल्क के अंदर जहाँ दुनिया में कोई वजीर औरत नहीं बनी, वो औरत हमारी बेनजीर भी बनी और बहुत सारी चीजों में फील्ड में आ गई। आज आप मेडिकल कॉलेज में देखें, लड़कियां सबसे आगे। तो ये थोड़ा सा इसको बैलेंस रख के बात करनी चाहिए। मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर है, असली बहन बैठी है, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बात है कि हम जो आइडियलाइज कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं वेस्ट की वुमेन को। आजादी, हमारी आजादी उनकी आजादी में फर्क है। हमें कुछ बाउंड्री के साथ हमारी आजादी है। तो ये जो डिफरेंस हो गया ना, जहाँ ठीक है हुकूक की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन जो डिफरेंस है कि अगर औरत को हम क्या आइडियलाइज करते हैं, हम क्या वेस्ट के औरत के नमूना पेश करेंगे, अपने इस्लाम का पेश करेंगे? इस डिफरेंस को हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे? दिस माय क्वेश्चन। ठीक है याया, आपका जो क्वेश्चन है वो हमें हमारे जो गेस्ट हैं वो डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब। जी, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा था, जो हमारा परसेप्शन है, हम जो कंज्यूम करते हैं, सिर्फ हमारे इस माशरे के अंदर औरत की क्यों बात करें? हम बच्चों के हुकूक सल्ब किए जाते हैं, यतीम बच्चों की बात करें, जो लड़का हो, स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, हर माशरे के अंदर आवे कावा बिगड़ा। अब इन्होंने जो बात की हमारे माशरे के अंदर, अगर खासकर आप खवातीन की बात करें, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रमोट किया जा रहा है कि खवातीन, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि अगर आप बहुत सारे मर्द हजरात से पूछें, वो शादी के बाद कितने सेंसिबल हो जाते हैं अपनी वाइफ के लिए, तमाम तर जरूरियात पूरी। ऐसे ही भाई है, ऐसे ही बाप है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिलेशंस दिए हैं। जब बच्ची छोटी है तो वालिद तमाम तर जरूरियात पूरे कर रहा है। जैसे बच्ची बड़ी हो जाती है भाई, फिर उसके बाद उसका मियाँ है, जैसी बुरी हो जाती है तो फिर उसके बेटे हैं। तो ये क्वीन ट्रीटमेंट ही तो है। उसके बाद जो इन्होंने बात की, हमारे यहाँ देखें
वी पीपल, हम जितना भी बोल लें ना, हम चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे ये मीडिया इंडस्ट्री हो, कोई भी, वी ऑल आर लाइक इम्प्रेस्ड एंड वी वांट टू बी लाइक वेस्ट। ये बात हकीकत है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की, हम कहते तो हैं इस्लामी मुआशरा, बट दिस इज नॉट इस्लामिक स्टेट। हमारे यहाँ तमाम चीज़ें वेस्ट, अब जब वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें ले ली गई, अब हमने रियासत को भी, हम हमारी औरतें सब चीज़ें वो आइडियलाइज, उनके नज़दीक आज़ादी वही है जो उनकी आज़ादी है। तो हमें हमारे हुकूक भी, हमें वो वाले हुकूक चाहिए जो उनके हुकूक हैं। अगर इनसे मैं पूछ भी लूं, जो हुकूक के बड़े प्रचार होते हैं, वो सिर्फ हमें एक ऑन पेपर लिख दें कि क्या क्या हुकूक हैं। अगर आप वो देखें, वो जो हुकूक चाह रहे हैं वो तमाम तर हुकूक इस्लामी मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो वो हुकूक चाह रहे हैं वो हक नहीं है। उसको माजरत के साथ हम हक नहीं कहेंगे, आप जो भी कह दें, बट दैट आर नॉट देयर लाइक। चलिए बिल्कुल डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाना आपने, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि इस्लाम ने जो औरत को मुकाम दिया है और जो इज़्ज़त दी है, वो डेफिनेटली हमारे इस माशरे में हम देखते भी हैं कि उस तरह से लोग औरत की रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर हुकूक की बात आती है, जहाँ पर उनके राइट्स की बात आती है, तो वहाँ पर फिर लोगों की जानिब से जो है, बहुत सारे, सब जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ घरों में, कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि ख़वातीन के साथ जो है उनके हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं, उनको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए जाते, या फिर मार पीट के जो बहुत सारे केसेस हैं वो सामने आते हैं। तो उस हवाले से बताइए डॉक्टर साहब। जो आपने गुफ्तगू कर रही हैं वो, या वर्किंग वुमेन्स को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उस हवाले से बताइए। जो गुफ्तगू आप कर रही हैं, इसमें हम दो तरह की चीज़ें देखेंगे। इस्लाम क्या कह रहा है? इस्लाम ने 1400 साल पहले, जैसे सर ने भी और मैडम ने भी ये बात कही कि वो हुकूक दिए जो अभी तक बाकी जगहों पे नहीं मिले, प्रॉपर्टी के राइट्स हों। आप ये देखें, उस ज़माने में भी एक खातून जो है वो जंग लीड करती है, जंग जमल, हज़रत आयशा। मतलब उस ज़माने में भी दैट वाज द पावर ऑफ अ लेडी। सही, अहादीस कितनी मरवी है उनसे। मतलब एक एग्जाम्पल है, फिर हज़रत फातिमा का रोल, हज़रत फातिमा का यौम है और याम फातिमा चल रहे हैं, कितना उनका असर रसूख रहा है। हज़रत खतीजा जैसी खातून जो सबसे पहले ईमान लाई नबी पे, उन जैसा कोई हो सकता है? तो आप ये देखेंगे ख़वातीन, और फिर इस्लाम में तो बहुत सारे रोल। हम ये समझते हैं कि औरत को, मर्द को कव्वाम करार दिया गया, यानी मर्द को नहीं दिया, शौहर को दिया है। रोल्स हायरार्की डिफाइन हुए हैं। असल रोल अल्टीमेटली किसका है? एक मर्द भी, शौहर भी किसके आगे झुक जाता है? माँ के आगे। तो माँ कौन है? औरत है। सही है ना? हाँ। तो हम ये नहीं कह रहे कि औरत का रोल इस्लाम में कम किया गया, नहीं। इस्लाम में औरत को अलग अलग हैसियतों में बहुत इज्जतें दी गई है। औरत माँ के रूप में बहुत इज्जत दी गई है। हाँ जी, बीवी के रूप में वो पाबंद है अपने शौहर की बातों के लिए, जैसे कि माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है तो बच्चा पाबंद होता है, तो इस तरीके से इसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो आप बात कर रही है कि प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलते, ही तो हमारा मसला है, माशरती मसला है। तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो सोशल जो लाइफ है उसमें लोग इस तरह से, मैं इसी पे आ रहा हूँ। आप ये देखें, हम लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं इस लिहाज से कि हमने पहली खातून वजीर आज़म हमारे पास बेनज़ीर, उधर इंदिरा गांधी, उधर खालिदा जिया हो या वो हसीना वाजिद हो। यूएसए में अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है। यूएसए में उनको ख़वातीन के वोटिंग राइट्स नहीं थे उनके। हम लोग तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं उनके मुकाबले में। हाँ, जहाँ तक बात है अब्यूज़ की, तो ख़वातीन पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा हैं, हमेशा से औरतें ज़्यादा हैं, और अब्यूज़ हमेशा हुआ है। क्यों हुआ है? कि मर्दों ने पावर अपने पास रखी है। मसला कहाँ आता है? जब एक औरत कुछ काम करना चाह रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मर्द अपना बोलेगा कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे शादी करनी है, माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक लड़की अगर ये बोलती है कि मुझे शादी करनी पसंद की, तो माँ बाप को मसला शुरू हो जाएगा कि इसका अफेयर कैसे हो। भाई को बहन के अफेयर से मसला हो जाएगा, भाई अपना अफेयर 10 जगह चला सकता है। तो यहाँ पर ये मुनाफिकत आ जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, भाई को तो जॉब करनी है। अगर बच्ची पढ़ना चाह रही है, जॉब करना चाह रही है, वो पाबंद है वालिदैन या भाई की मर्जी के। अगर वालिद ने इजाजत दे भी दी तो भाई रोक देगा उसे। तो एक अथॉरिटी के ऊपर एक और अथॉरिटी बन जाता है, उसकी गैरत आ जाती है। तो क्योंकि उसकी जात की नफी हो रही है एक लड़की की, बच्ची की, ये मसला आ रहा है। वर्किंग वुमेन है, अगर उसको किसी वजह से जॉब करनी पड़ी है, अगर उसको अपनी, वो टैलेंटेड है, उसको जॉब करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है फीमेल डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट को तो फीमेल ही देखेंगी ना, कम से कम उधर तो देखेंगी ना, अगर बाकी जगह पे ना भी देखें। उसके अलावा नर्सिस का शोबा है और भी बहुत सारे शोबे हैं। खवातीन टीचर्स हमारी ज़्यादातर बच्चों को सबसे ज़्यादा हैंडल कामली वही कर सकते हैं बच्चे। तो अब जो है खवातीन अब जॉब कर रही हैं, अब उसमें अगर उनको परमिशन लेनी पड़ रही है ना, वहाँ मसले आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक खातून बहुत शिद्दत से चाहती हैं, वो पैशनेट हैं, और उनको जब घर वाले जब मना करते हैं ना, वहाँ वो यही आता है कि लड़के को किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। वो सिगरेट भी पी रहा तो रोक टोक नहीं हो रही होती है। इक्वालिटी भी रखनी चाहिए, बराबरी भी रखनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बराबरी भी रखनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो बच्चों
में भी होता है कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है, बराबरी भी रखनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मज़हब इस्लाम में हमें उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जैसी मिसाल मिलती है कि जो जहाँ पे अरब के माशरे में जहाँ पे हलाल का नाम लेना ही हराम था, वहाँ पर उम्मुल मोमिनीन वलीदतुल अरब को ताहिरा मुताहरा कहा जाता है। तो जब शहज़ादी कोनान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ब्याह कर मौलाए कायनात के घर में तशरीफ़ लाई, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादी कोनाइन के और मौलाए कायनात के कामों को तकसीम किया और हज़रत अली को बाहर के काम दिए और जनाब फ़ातिमा ज़हरा को घर के अंदर के काम दिए। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने उसके ऊपर खुशी का इजहार किया कि मुझे घर से बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है और मैं घर के अंदर बैठकर सारे काम कर रही हूँ। हाँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम के अंदर कोई ममानियत नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर पसंदीदा ये करार दिया गया कि औरत घर के अंदर बैठे। वो क्योंकि औरत का मैदान अमल दूसरा है और मर्द का मैदान अमल दूसरा है। औरत की जिम्मेदारियाँ दूसरी हैं, मर्द की जिम्मेदारियाँ दूसरी हैं। तो इस्लाम ये कहता है कि औरत अगर घर में बैठे, क्योंकि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा ब्याह कर मौलाए कायनात के घर में आई तो आप इस्लाम के एक बेहतरीन मुजाहिद के घर में आई, इस्लाम की एक सिपाही घर में आई। सिपाही उसी वक्त अगले मोर्चों पर लड़ सकता है जबकि वो घर की तरफ से पुरसकून हो, उसको मालूम हो कि घर में एक ऐसी औरत मौजूद है जो कि उसके तमाम तर कामों को समेट लेगी। तो शहज़ादी कोनाइन जनाब फ़ातिमा ज़हरा एक ऐसे घर की मकीन थी कि अगर बाप है तो रहमतुल आलमीन, बेटे हैं तो जवानान जन्नत के सरदार, शौहर हैं तो शेर खुदा अमीर अरब असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब। तो फ़ातिमा ज़हरा से बढ़कर हमें कौन सी मिसाल मिलती है? मगर फ़ातिमा ज़हरा ने बताया जब उनको घर से बाहर भी निकलना पड़ा तो वो घर से बाहर भी निकली, और जब घर के अंदर रहना पड़ा तो इस्लाम ज़्यादा पसंदीदा ये करार देता है कि औरत घर के अंदर रहे। ठीक है जी, तो शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे और फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो आज हम बहुत इंतहाई अहम मौजू जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, इस्लाम में औरत का मुकाम, और फिर इस सोसाइटी के हवाले से हम देखते हैं कि ओवरऑल तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर ख़वातीन के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके हुकूक सल्ब किए जाते हैं। उस हवाले से हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या सोचती हैं या क्या समझती हैं कि जो हमारे माशरे में औरतों के साथ कुछ लोग इस तरह का सलूक करते हैं कि वो उनकी बहनें हों, बेटियां हों, अगर बेटियां हैं तो वो उनको उनकी पसंद की शादी नहीं करने देते, अगर बहनें हैं तो वो उनकी जायदाद के जो हुकूक हैं वो नहीं देते, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देते, या फिर वो अपने ही थॉट प्रोसेस के तहत बेटियों और बेटों में फ़र्क करते हैं। अगर वो बेटे को बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वो बेटियों को जो है वो कहेंगे कि तुमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बस इसकी तो शादी कर देनी चाहिए। तो इसके ऊपर फिर देखिए, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है कि मर्दों को भी दीन इस्लाम की तालीम दी जाए और औरतों को भी दीन इस्लाम की तालीम दी जाए। और हमारे यहाँ औरतों के लिए तो बाकायदा मदरसे मौजूद हैं और बहुत सारे घरों में भी ऐसी क्लासेस हो रही हैं, मगर मर्दों के पास टाइम ही नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब मर्दों को मालूम होगा कि मज़हब इस्लाम क्या है, इस्लाम में हुकूक क्या है, औरत को विरासत में से हक़ देना चाहिए और वो अपनी पसंद की भी शादी कर सकती है और औरत को इसका राइट होना चाहिए, तो यकीनन ये सारे मसाइल हमारे यहाँ नहीं नज़र आएंगे। सही। मुफ्ती साहब जी, मैं दो चीज़ें सिर्फ इसमें कंक्लूजन के एतबार से, सबसे पहले हमारा जो सबसे डिबेट होती है डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी, हम समझते हैं जो इस्लामिक हमारा कल्चर है ना, पाकिस्तानी कल्चर, दिस इज़ नॉट इस्लामिक कल्चर। हमारे यहाँ हम बचपन से इस चीज़ को देख रहे हैं कि जैसे जहेज़ भी दिया जाता है, अगर एक बेटी होती है तो बाप उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी शादी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। जहेज़ देना ये हमारे पाकिस्तान के कल्चर में कहीं से आ गया, इस्लामिक कल्चर नहीं है ये चीज़। हम बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने इसको जायदाद का हिस्सा क्यों नहीं दोगे, क्या जरूरत, ये पाकिस्तान के कल्चर में राइज हो गए। हम मिक्स ना करें। देखें, अपना जो कल्चर है हमारा पाकिस्तानी कल्चर इज नॉट इस्लामिक कल्चर। अगर हम इस्लामिक कल्चर की बात करेंगे उसमें मर्द, औरत, बच्चा, बाप, बूढ़ा, किसी के भी हुकूक सल्ब नहीं होंगे, उसमें सबके हुकूक दिए जाए। अगर आप किसी भी मुल्क के कल्चर की बात करें, क्योंकि वो बेहतरीन कल्चर नहीं होता, इस्लामिक कल्चर नहीं होता, इस्लामाइज नहीं होता, तो उसमें हमेशा फ्लॉज रहेंगे, चाहे वो इसमें बहस में नहीं पड़ते, चाहे वो वेस्ट के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे किसके भी। एंड लास्ट थिंग मैं आपके
तमाम चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी अमूमन डिबेट रहती है एथीस्ट के साथ सब चीज़ों की। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, हमारे पाकिस्तान में शुरू से इस इशू को ही गलत तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। ये कभी भी एक मर्द और औरत की जंग नहीं थी, जैसे सर ने बड़ी खूबसूरत एक बात की, हम इसको जेंडर डिस्कोर्स पे ले गए, मर्द ने रोक दिया औरत को बाहर निकलने से, ऐसा नहीं है। बाप ने बेटी को मना किया है। मैं भी आज सुबह निकलने से पहले अब्बू से इजाजत लेकर ही जाता हूँ, मैं बेटा हूँ। हाँ। तो बाप मना कर सकता है, हम कैसे सोचते हैं मर्द ने मना कर दिया, भाई ने कुछ कह दिया बहन को, ऐसी ही बहन ने भाई को भी कुछ कह दिया। तो जब हम रिलेशंस को देखेंगे ना, मर्द औरत हटा देंगे कि मेरा बाप है वो कह सकता है, हाँ, मेरा भाई है, मेरा शौहर है, हाँ। मुझे इजाजत दे कि आप बाहर चली जाओ, नहीं जाओ, शौहर है। इवन कभी कभी बीवी कह देती आज आप ना जाएं या कोई मामला, तो मर्द भी नहीं जाता। तो आप रिलेशंस को देखें, इंस्टेड के मर्द ने मना कर दिया, हमारे यहाँ मर्द भी, औरत ने मुझे ये कहा है वो हुक्मरानी चला रही, बीवी है कह सकती है, माँ है कह सकती है, बहन है कह सकती है। व्हेन यू विल गो बियॉन्ड दिस जेंडरिज्म ना, कि औरत मर्द रिलेशंस पर आएंगे, आपके तमाम तर मसाइल का हल निकल आएगा। असल में हम चीज़ को जेंडर में ढूंढ रहे हैं, ये रिलेशंस खूबसूरत होते हैं, उनकी माननी भी पड़ती है, उनकी सुननी भी पड़ती है, कभी डांट खानी भी पड़ती है, कभी सुनानी भी पड़ती है। तो रिलेशंस में चलेंगे तो मेरे ख्याल से हम बचे रहेंगे। बहुत अच्छी बात की सर ने। मैं इस पे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे फेमिनिस्ट जो हैं उनकी जो उनमें बहुत सारी बातों में वो सदाकत भी होती है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी जो ग्रीवेंसेस है सही भी होते हैं, लेकिन जो मसला आता है ना, अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं, वो ही समझते हैं कि जैसे मर्द को अल्लाह ने 4 शादियों की इजाज़त दे दी है, या जिस तरीके से लिबर्टी उसके पास है तो वो औरत के पास हो, मतलब वो समझती है कि औरत भी मादर पिदर आज़ाद हो, जो कि पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में। वेस्ट में भी आप देखें कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी क्या बात करें, अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ उधर कितना ज़्यादा होता है, मारपीट उधर हर औरत पिट रही होती है अपने शौहर से। मैं लिटरली ये बात आप जरा आप स्टैट्स उठाएं कि इवन गर्लफ्रेंड्स जो है बॉयफ्रेंड से पिट रही होती हैं। यहाँ पर अगर जो कुछ जगह पे ऐसा होता है तो यहाँ पर उसके भाई भी खड़े होते हैं, उधर तो कोई पता ही नहीं होता, कोई साथ खड़ा होने वाला भी नहीं होता है, उधर तो बच्चों को सपोर्ट बाप नहीं कर रहा होता। तो हम बहुत बेहतर हैं कुछ चीज़ों में। ऑफकोर्स हमारे पास भी फ्लॉज हैं, वी आर नॉट इस्लामिक, ऑफकोर्स ये हम एक मिक्स्ड कल्चर हैं, बिकॉज वी हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और हम एक इस्लामिक मुसलमान भी हैं, तो हम एक मिक्स प्लेट लेके चल रहे हैं, एंड विच इज़ गुड, इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन ये कि हाँ, खवातीन में जहाँ जो टैलेंट है, पैशन है, सेरेब्रल इक्विटी होनी चाहिए। जब इक्विटी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, तो सेरेब्रल के मतलब जो दिमाग, अगर आप टैलेंटेड हैं तो मुझे सिर्फ आपको इस बुनियाद पे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप खातून हैं, हाँ, या आप जो है उस तरीके से टाइम नहीं दे पाएंगी। आप इस पे आप मजीद क्या कहना चाहेंगी, क्या रोशनी डालना चाहेंगी? अच्छा, मैं आपके फाजिल मेहमानों की गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा नताइज अक्स कर रही हूँ, इसलिए कि अगर हम मेरिट पर बात करेंगे तो इस वक्त लड़कियाँ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और वो जॉब में भी अपनी जगह बना रही हैं, मगर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वाजिबात पर अमल किया जाए। जब वाजिबात पर अमल करते हुए औरत आगे बढ़ती है तो उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ना उसका बाप रोक सकता है, ना कोई भी मर्द कहीं पर भी कहीं पे भी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि औरत को भी पता है कि वो वाजिबात पे अमल कर रही है, वो अल्लाह के उसूलों के ऊपर अमल कर रही है, और घर के अफराद को भी पता है। तो हमको सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने वाजिबात पर अमल करें और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को देखें। और अपनी जिम्मेदारियों को आपके आज प्रोग्राम का जो टॉपिक है कि औरत बावजूद इसके कि वो घर के बाहर निकलती है मगर वो सबा तनकीद का निशाना बनती है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब वो वाजिबात पर अमल करेगी, मैं इस हिजाब के अंदर मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया की ज़िंदगी में 15-16 साल से हूँ, मुझे किसी किस्म के बुरे रवैये का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कि हर जगह पर लोग मेरी इज्जत करते हैं और मैं इसी हुलिये में रहती हूँ हर जगह में, चाहे ग्रॉसरी ख़रीद रही हूँ, चाहे किचन का काम कर रही हूँ, चाहे कहीं पर भी जाए, ये टीवी शोज़ में बैठी हूँ, लाइव प्रोग्राम में, मगर मैं इसी हुलिये में होती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि औरत को अपनी इज्जत खुद भी करवानी आनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। डॉक्टर हसन और डॉक्टर सरवत अस्करी और मुफ्ती साद, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप शो पर आए। आज के शो से फिलहाल इतना ही, और कल फिर टॉप स्टोरीज़ के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, डिस्कशन के साथ जो है वो शो लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग City at 10।